C6 मैं इस घटिया घर को छोड़ रहा हूँ। अरे जाविस, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जाविस। मैंने अपने सामने की स्क्रीन पर मुक्का मारा। जाविस कौन है? अनुमान लगाना। मैंने उसके सीधे साधे सवाल पर नाक सिकोड़ ली। क्या यही मेरा नाम है? जाविस ने पूछा। हालांकि उसकी आवाज में कोई लिंग या भावना नहीं थी, फिर भी मुझे उसमें थोड़ी हैरानी महसूस हुई। हाँ, तो शुक्रगुजार रहो। तुम्हारे लिए एक उपयुक्त नाम ढूंढने के लिए मुझे पूरी रात दिमाग खपाना पड़ा। काफी अनोखा नाम है ना? एडवर्ड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में चिंता मत करो। मैंने अपनी हंसी रोकते हुए मुस्कुरा दिया। मेरा मतलब है, जब आप किसी ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में सोचते हैं जो आपकी मदद कर सके, तो क्या जाविस ही वह पहला नाम नहीं है जो किसी के भी दिमाग में आता है? वैसे क्या मेरे सिस्टम में कोई दुकान है? सिस्टम? यह कोई सिस्टम नहीं है। ये क्या हो रहा है? क्या ये वही मशहूर कहानी नहीं है, खेल में खलनायक के रूप में पुनर्जन्म होना? एडवर्ड, तुम इसे बहुत हल्के में ले रहे हो। जो व्यक्ति तुम्हें यहाँ लाया है, उसके मन में स्पष्ट रूप से कोई उद्देश्य है। मुझे पता है, सभी मनुष्यों में स्वार्थ का कुछ अंश होता है और उस व्यक्ति में इसका बड़ा अंश था। मैंने कहा और आह भरी, तो यहाँ कोई दुकान नहीं है ना? अफसोस की बात है, मैंने सोचा था कि मैं चीट आइटम खरीद कर दुनिया पर राज कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, एडवर्ड, तुम इसे बहुत हल्के में ले रहे हो। मेरे आंकड़ों के अनुसार यह दुनिया बेहद खतरनाक दुनिया है। क्या तुम सचमुच एक रोबोट हो? आप मुझसे यह सवाल छठी बार पूछ रहे हैं। अच्छा, आप सचमुच एक इंसान की तरह बात कर रहे हैं, इसीलिए तो मुझे एक महान वैज्ञानिक ने बनाया था। एक वैज्ञानिक। अब मुझे वाकई जिज्ञासा होने लगी थी। वह एफेरा के बारे में जानता था, उसका उस गेम प्रिंसेस एंड ड्रैगन से संबंध था जो गेम एफेरा ने खरीदा था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैंने अपना शरीर बिस्तर से ऐसे उठाया जैसे किसी को बिजली का झटका लगा हो। उस गेम को एफेरा ने खरीदा था। उसने मुझे बताया कि किसी ने उसे वह गेम खेलने की सलाह दी थी। लेकिन एफेरा, उस खेल और उस आदमी के बीच क्या संबंध है? दस्तक दस्तक। युवा मास्टर। बाहर खड़े मेरे बटुए की आवाज ने मुझे मेरे विचारों से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैंने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। आपका मतलब सोने से है? हाँ, मैंने सूट पहना, जाहिर है, बड़े साइज का और ड्यूक के एक सम्मानित बेटे के रूप में बाहर निकला। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, मुझे एक नया जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो मेरी ही उम्र का कोई लड़का था। भूरे बालों और लाल आंखों वाला साइमन फाल्क्रोना था, एडवर्ड का पालक भाई। उसके पिता थोमेन फाल्क्रोना के करीबी थे, इसलिए जब उसके पिता की मृत्यु हुई, तो थोमेन ने उसे गोद ले लिया। मुझे यह कैसे पता चला? इसका कारण यह था कि साइमन कहानी के सहायक पात्रों में से एक था और मुख्य नायक का दोस्त था। चूंकि एडवर्ड एक प्रमुख खलनायक था, इसलिए उसका सौतेला भाई साइमन नायक का एक बड़ा सहयोगी बनकर अपने सौतेले भाई एडवर्ड को बचाने का काम करेगा। बचाने का मतलब साफ तौर पर उसे जान से मार देना था। अपने सौतेले भाई को मारने के बाद साइमन बेशर्मी से फाल्क्रोन डची का उत्तराधिकारी बन जाएगा। उसकी सौतेली बहन एडवर्ड की सगी बहन नायक के कभी न खत्म होने वाले हरम की सदस्य बन जाएगी, क्योंकि जी हाँ, एलोना फाल्क्रोन पहले गेम की उपनायिका है। अब जब मुझे वो बात याद आती है, तो मुझे सच में घिन आती है। साइमन और एलोना को आपस में खुशी-खुशी बातें करते और मुझे नजरअंदाज करते देखकर मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकी। दोनों ने खेल में एडवर्ड को मारने की साजिश रची थी और अब भी रचेंगे। इस दुनिया में मेरा कोई साथी नहीं था, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी मेरे खिलाफ था। भाई, साइमन ने मुझे असमंजस भरे भाव से फोन किया। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और तुम मुझे भाई नहीं मानते, इसलिए नाटक करना बंद करो, यह घिनौना है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मेरी घमंडी और रूखी आवाज सुनकर साइमन अवाक रह गया। साइमन से बात करते समय एडवर्ड हमेशा एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार करता था, क्योंकि वह उसे ईर्ष्या करता था। एलोना फिर से मुझे घूर रही थी। देखो उसे, उसका सौतेला भाई उसे कितना लाड प्यार दे रहा है। यह तुम्हारी वजह से है, यह मैं नहीं हूँ। मैंने किसी तरह अपने विचारों को टेलीपैथिक रूप से भेजने में कामयाबी हासिल कर ली। सिस्टम से यही उम्मीद थी। हाँ, लेकिन तुम्हारी बहन और भाई को अभी भी लगता है कि तुम ही हो। तुम उन्हें दोष नहीं दे सकते, और मैं कोई सिस्टम नहीं हूँ, तो फिर वे मेरे भाई बहन नहीं हैं। मुझे अजनबियों की परवाह नहीं है। मैंने जाविस के साथ बातचीत समाप्त की और साइमन की ओर देखा। क्या? साइमन ने आह भरी और एक तरफ हट गया। मेरी नजर एक लंबे चौड़े आदमी पर पड़ी जो बड़े सलीके से चल रहा था। उसके बाल भी मेरी तरह भूरे थे और आंखें भी एलोना की तरह भूरी थीं। वह एडवर्ड के पिता थोमेन फाल्क्रोन थे। सिर दर्द होने वाला है। थोमेन मेरे सामने रुक गया और उसने मुझे सिर से पैर तक घूर कर देखा। राजकुमारी ने सगाई रद्द कर दी है। हाँ, मैंने अपने कंधे उचका दिए। इस बार तो मेरे पिता भी मेरे रवैये को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि एडवर्ड उनके सामने एक डरे हुए बिल्ली के बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं एडवर्ड नहीं था। क्या आपको पता है कि हमने क्या खोया है? आपने क्या खोया है? नहीं, मैं देख सकता था कि थोमेन का चेहरा धीरे-धीरे गुस्से से विकृत हो रहा था। मेरी निराशा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मुझे तुम पर भरोसा था। मुझे विश्वास था कि तुम बदल जाओगे। तुम्हें अपने भाई और बहन से सीख लेनी चाहिए थी। वे मेरे भाई बहन नहीं हैं। मैंने अपने प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से बोलते हुए कहा, और तुम मेरे पिता नहीं हो। थप्पड़। प्रचारित सामग्री। यह प्रशंसकों के सट्टेबाजी के तरीके को बदल रहा है। जानिए यह इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है। अधिक। 186, 47, 62। अगर सोने से पहले 1 किलो वजन, तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। अधिक। 118, 30, 39, 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी? अधिक। 460, 115, 153। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि थोमेन ने मेरे गालों पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार और अचानक था कि मेरा संतुलन बिगड़ गया। खैर, उस विशाल शरीर के साथ इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। थोमेन के थप्पड़ से एलोना और साइमन चौंक गए। धड़ाम। मैं नितंबों के बल गिर गया। मेरी निगाहें झुकी हुई थीं। मैं जमीन को घूर रहा था। मुझे जमीन को देखना ही था। अगर मैं उस आदमी को देखता, तो शायद मैं अपना आपा खो देता और उस पर हमला कर देता। लेकिन फिर, क्या मैं उसे खरोंच भी सकता हूँ? मैंने अपनी बेबसी पर हल्की सी हंसी हंसी। मेरी अजीब कमजोर हंसी शांत प्रवेश कक्ष में गूंज उठी। मैं उठा और अपने कपड़ों को थपथपाया। फिर मैं हवेली के बाहर जाने वाले लकड़ी के दरवाजे की ओर चल पड़ा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इस घटिया घर को छोड़कर जा रहा हूँ, एडवर्ड। थोमेन ने मुझे एक भयावह स्वर में पुकारा। आपको मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने उसकी ओर देखे बिना ही जवाब दिया। खेल की यादें मेरे दिमाग में कौंध गईं। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक याद आ गईं। एडवर्ड फाल्क्रोन खेल का सबसे बुरा इंसान था। उसकी मां की मृत्यु के बाद उसका जीवन गलत मोड़ पर आ गया था। उसकी मां ही वह इंसान थी जिसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। ठीक उसी समय थोमेन फाल्क्रोन ने साइमन को गोद लिया था। जब एडवर्ड को अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब थोमेन ने अपने दोस्त के बच्चे को बिगाड़ने का फैसला किया। लेकिन लोग तब पूछते कि एडवर्ड की हम बहन एलोना फाल्क्रोना एडवर्ड की तरह विकृत स्वभाव की क्यों नहीं हो गई। इसका कारण यह था कि एलोना की तरह एडवर्ड अपनी मां के जीवित रहते भी पूरी तरह दयालु नहीं था। मैं एडवर्ड का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी अजीब तरह से मेरी भावनाएं एडवर्ड की भावनाओं के साथ घुल मिलने लगी हैं। चूंकि आप उस व्यक्ति से इतना प्यार करते हैं, इसलिए उसे अपना नया उत्तराधिकारी बना दीजिए। मैं फाल्क्रोना घराने के उत्तराधिकारी का पद त्याग रहा हूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेरे शब्दों को सुनकर थोमेन, साइमन और एलोना पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। हाँ, मुझे परिवार या किसी तरह की बदनामी की जरूरत नहीं। इसका कारण यह था कि एलोना की तरह एडवर्ड अपनी मां के जीवित रहते भी पूरी तरह दयालु नहीं था। मैं एडवर्ड का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी अजीब तरह से मेरी भावनाएं एडवर्ड की भावनाओं के साथ घुल मिलने लगी हैं। चूंकि आप उस व्यक्ति से इतना प्यार करते हैं, इसलिए उसे अपना नया उत्तराधिकारी बना दीजिए।
मैं फाल्क्रोना घराने के उत्तराधिकारी का पद त्याग रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेरे शब्दों को सुनकर थोमेन, साइमन और एलोना पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। हाँ, मुझे परिवार या किसी तरह की बदनामी की जरूरत नहीं है। शोरबा। मैं हवेली से निकल गया और किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। सभी कर्मचारी भी मुझे हैरानी से देख रहे थे। देखो, जाविस, मुझे रोकने या विदा करने वाला कोई नहीं है। मुझे यकीन है कि वे पहले से कहीं ज्यादा खुश हैं। मैं हंस पड़ा। क्या यह स्पष्ट नहीं है? चुप रहो, एडवर्ड, तुम क्या करोगे? तुमने अपना रुतबा छोड़ दिया है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और अकादमी 1 महीने में शुरू होने वाली है। शुक्र है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है, इसलिए तुम बिना किसी परेशानी के अकादमी शुरू कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इस महीने गुजारा करना होगा। चिंता मत करो, जाविस, मेरे पास एक योजना है। मैंने आत्मविश्वास से मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन बहुत घबराया हुआ था। बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता। C7, तुम मुझे अपने माता-पिता की याद दिलाते हो। क्या यही आपकी योजना है? जाविस ने पूछा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह मुझे नीचा दिखा रहा है? हाँ, मैंने कहा और अपने सामने बने महल को देखा। जाहिर है, यह मेरे पिछले महल ड्यूक फाल्क्रोना के महल जितना बड़ा नहीं था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। अपने पिछले जीवन में मैं एक अपार्टमेंट में रहता था, इसलिए यह मेरे लिए पहले से ही बहुत बड़ा था। सौभाग्य से वह हवेली फाल्क्रोना रियासत में थी, इसलिए मुझे ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ा। फिर भी मुझे पैदल चलने में 3 घंटे लग गए। इसका सबूत यह था कि मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। आसपास चल रहे लोग मुझे पहचान तो रहे थे, लेकिन वे डरे हुए चेहरों के साथ मुझसे दूरी बनाए हुए थे और अपनी बेटी को मुझसे छुपा रहे थे। कुछ लोगों ने तो अपने 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे को भी छुपा लिया था। एडवर्ड एक नीच इंसान था, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच्चों पर हमला करने वाला सबसे घटिया आदमी नहीं था। मैंने घूरती निगाहों को नजरअंदाज किया और हवेली के बाहर एक खंभे पर खुदे हुए एक बटन को दबा दिया। वैसे तो खेल मध्ययुगीन परिवेश में सेट था, लेकिन कहानी भविष्य की थी, इसलिए आप हवा में तैरती हुई माना ट्रेनें और एक गाड़ी भी देख सकते थे। सच कहूं तो मैं माना ट्रेन ले सकता था, क्योंकि घर छोड़ने की खबर बाहर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन मैं ट्रेन में सबका ध्यान अपनी ओर खींचना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने पैदल चलना चुना, जिससे मेरे मोटे शरीर को काफी आराम मिला। मुझे यकीन है कि मेरा वजन कुछ ग्राम तो कम हुआ ही होगा। कौन? स्पीकर से एक महिला की आवाज आई। ये मैं हूं, आंटी। एडवर्ड, मैंने अपनी सबसे मासूम आवाज निकाली। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्रीक। विशाल सफेद द्वार दोनों ओर सरक गए और रास्ता खुल गया। मैंने मुस्कुराते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, प्यारे भतीजे? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक मेरे सामने एक खूबसूरत सफेद बालों वाली महिला प्रकट हुई। वह बेले फाल्क्रोन थी, एडवर्ड के पिता की छोटी बहन, यानी एडवर्ड की मौसी। मैंने यहाँ शरण लेने का फैसला किया क्योंकि मैं जानता था कि बेले अपने भतीजे और भतीजी को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती थी। एडवर्ड को सबसे ज्यादा, क्योंकि वह उनका पहला बच्चा था। एडवर्ड नाम के पीछे भी उन्हीं का हाथ था, लेकिन इस समय वह मुझे ठंडी निगाहों से देख रही थी। शायद उन्होंने सुना होगा कि मैं लड़कियों को परेशान करने वाला सबसे घटिया इंसान हूँ। अगर मैंने किसी लड़की पर हमला किया होता तो मैं कभी यहाँ नहीं आता, लेकिन चूंकि यह सिर्फ छेड़छाड़ थी, तो मैंने सोचा शायद वह मुझे स्वीकार कर लेंगी। तो तुम्हारा इरादा अपनी चाची के घर भाग जाने का था? हाँ, और यह सड़कों पर रहने से बेहतर है। मेरा भतीजा, शायद इकलौता ऐसा आदमी जो शाही राजकुमारी से सगाई होने के बावजूद जानवरों की तरह लड़कियों के पीछे भागता है। बेले ने मेरी ओर घूरते हुए कहा। मैंने उससे अपना चेहरा फेर लिया और उदास भाव प्रकट किया। ऐसा मत कहो, मुझे पहले से ही पता है, मुझे अपने अभिनय के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। बेल के बोलने तक 1 मिनट का मौन 1 घंटे के समान प्रतीत हुआ। अंदर आ जाए, मैं जानता था, वह अपने भतीजे से बहुत प्यार करती थी। मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। क्या यह दयनीय नहीं है? मैंने जाविस को नजरअंदाज किया और बेले की ओर चल पड़ा। बेले ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, तो मैं एक बड़े से बैठक कक्ष में था। हो सकता है उसने हमें इस तरह से टेलीपोर्ट करने के लिए घर के अंदर एक जादुई घेरा बनाया हो। क्या हुआ, एडवर्ड? बेले काली स्कर्ट और सफेद कमीज पहने हुए प्रकट हुई। अब जब मैंने उसे देखा तो वह एडवर्ड के पिता से मिलती-जुलती लग रही थी। उसे देखकर मुझे अजीब तरह की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मैंने उत्तराधिकारी का दर्जा त्याग दिया और हवेली छोड़ दी। बेले के जवाब देने से पहले कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। क्या तुमने सच में ऐसा किया? हाँ, मैंने सिर हिलाया। वह सचमुच हैरान लग रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसे लोग अपनी प्रतिष्ठा को यूं ही दांव पर लगा दोगे। यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वह सही कह रही थी। एडवर्ड कभी भी अपनी प्रतिष्ठा, अपना आराम नहीं छोड़ता। वहां किसी को मेरी परवाह नहीं थी और मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मैंने कहा, आखिरकार यही सच था। किसी को मेरी परवाह नहीं थी और सभी लोग मुझे घूर-घूर कर देख रहे थे। ऐसे में मैं अपने कमरे में ही रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। और तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। कुआं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। शायद उसने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं यहाँ मजबूरी में आई हूँ, न कि अपनी चाची से मिलने। दरअसल एडवर्ड ने अपनी मां की मृत्यु के बाद बेले से मिलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह उसे अपनी मां की बहुत याद दिलाती थी। यह था, मुझे लगता है, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या मेरे यहाँ आने के स्वार्थी कारण से उसे दुख हो रहा था? तुम सचमुच खेल के एडवर्ड जितने ही स्वार्थी हो। हाँ, शायद मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं एक खलनायक के शरीर में पुनर्जन्म लेने वाली एक सौम्य आत्मा नहीं थी। बेले ने आंख भरी और मेरे सिर पर हाथ फेरा। सच कहूं तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने आश्चर्य भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। बेले ने मेरे चेहरे को देखते हुए उदास मुस्कान दी। तुम मुझे अपने माता-पिता की याद दिलाते हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारी मां जैसी हैं, एडवर्ड। और तुम्हारी बेफिक्री तुम्हारे पिता जैसी है, उसने कहा और मेरे गालों पर थपथपाया। लापरवाही, वो आदमी। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत ही अभिमानी है। मैंने अनजाने में बेले की बातों पर उपहास व्यक्त किया और उसने मेरे गालों को चुटकी से दबाया। लेकिन तुम में वैसी दयालुता बिल्कुल नहीं है, बदमाश। बहुत दर्द हुआ। 1 मिनट बाद उसने मेरे गाल छोड़ दिए और मुड़ गई। मुझे काम करना है, यह चाबी ले लो, इससे तुम घर में प्रवेश कर सकते हो और इसे खोना मत, एडवर्ड। मैंने चाबी पकड़ी और आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि वह मुझसे नफरत नहीं करती। मैंने राहत महसूस करते हुए कहा कि कम से कम इस दुनिया में एक व्यक्ति तो ऐसा है जो मेरी परवाह करता है। वह तुम्हें बिगाड़ रही है, किसी भी चाची की तरह, मैंने कहा और सोफे पर धंस गया, जो मेरे शरीर के लगभग टूट जाने के कारण बुरी तरह हिल गया। प्रवेश समारोह से 1 महीने पहले मैं एक एथलीट जैसा शरीर प्राप्त कर लूंगा। मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। मैंने जाविस को नजरअंदाज किया और अपने विचारों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। फाल्क्रोना हवेली। फाल्क्रोना परिवार के उत्तराधिकारी एडवर्ड फाल्क्रोना द्वारा उत्तराधिकारी का दर्जा त्यागने की घोषणा करने और घर छोड़ने के बाद से 5 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। इसके तुरंत बाद थोमेन फाल्क्रोना ने साइमन फाल्क्रोना को नया उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। तैयारियां तेजी से चल रही थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजा और सभी महत्वपूर्ण सरदारों के साथ-साथ अन्य ड्यूकों को भी इस खबर की सूचना दी जाए। थोमेन फाल्क्रोन अपने बड़े से कार्यशाला में तेजी से आधिकारिक पत्र लिख रहे थे, फिर उन पर फाल्क्रोन परिवार का प्रतीक चिन्ह, बाज का चिन्ह उकेर रहे थे। उनके चेहरे पर वही गंभीर भाव था और वे बिना समय बर्बाद किए लगातार लिखते जा रहे थे। दस्तक दस्तक, प्रवेश करना। थोमेन ने पत्र से अपनी निगाहें उठाए बिना कहा, पिता, एलोना। थोमेन अभी भी लिख रहा था और उसने अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा। पिताजी, कृपया। जब उसने सिसकने की आवाज सुनी तो थोमेन ने आखिरकार अखबार से अपनी नजरें हटा लीं। एलोना की आंखें नम हो गईं और ऐसा लग रहा था कि वे कभी भी आंसू बहा सकती हैं। एलोना,
थोमेन अपनी बेटी की ओर बढ़ा और उसे गले लगा लिया। भाई भाई है। थोमेन को यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि वह किस भाई की बात कर रही है। एलोना एडवर्ड और साइमन दोनों को अपना भाई मानती थी, लेकिन एडवर्ड को उससे भी ज्यादा। अपनी मां की मृत्यु से पहले वह एडवर्ड के बहुत करीब थी, लेकिन उसके बाद एडवर्ड पूरी तरह बदल गया। हालांकि वह दिखावा करती थी कि उसे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन एलोना उसके बारे में चिंतित हुए बिना नहीं रह सकती थी। उसने जो कुछ भी किया था उसके लिए वह उससे नफरत करती थी, लेकिन उससे प्यार भी करती थी। वह तुम्हारी चाची के बंगले में है। वास्तव में एलोना ने अपना सिर उठाया। राहत की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। थोमेन मुस्कुराया और एलोना के सिर पर थपथपाया। जी हाँ, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने छत की ओर देखा। मुझे खेद है लिडिया, और आपको भी, उसने कहा और अपनी दाहिनी ओर दीवार पर टंगी एक तस्वीर के फ्रेम की ओर देखा। मैंने सहायक खंड में नायिकाओं और खलनायिकाओं के बारे में एक नया अध्याय जोड़ा है, इसे जरूर देखें। मैंने कुछ चित्र भी जोड़े हैं और एडवर्ड के परिवार के बारे में कुछ अपडेटेड जानकारी भी दी है, जरूर देखें। C8 मृत्यु समझौता। आप कहाँ जा रहे हैं? जाविस ने पूछा। मैं उस समय हवेली से बाहर निकलकर एक अजीब सी जगह की ओर जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी और मैंने हुडी पहनी हुई थी, इसलिए लोग मुझे पहचान नहीं पाए। क्या आपने कभी सोचा है कि एडवर्ड, जो बेहद कमजोर है, पहले गेम में एक प्रमुख खलनायक और दूसरे गेम में मुख्य खलनायक क्यों बन गया? मैंने सवाल के साथ जवाब दिया क्योंकि हाँ, मैं इस समय बेहद कमजोर था। इतना कमजोर कि अगर मैं सबको बताता कि मैं इस महाद्वीप के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बनूंगा तो सब मुझ पर तुरंत हंसने लगते। खेल के अनुसार एंटी ईडन ने आपको शक्ति प्रदान की। हाँ, एंटी ईडन एक आतंकवादी संगठन था और पहले गेम का सबसे खतरनाक खलनायक संगठन था। एडवर्ड को उस संगठन का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन मेरे हाल के कार्यों ने कथानक को थोड़ा बदल दिया, बल्कि पूरी तरह से बदल दिया। खेल में अकादमी में दाखिले के कुछ दिनों बाद नशे में धुत एडवर्ड लगभग एक मुख्य नायिका पर हमला कर देता है। जाहिर है, राजकुमार यानी नायक उसे बचाने के लिए वहां मौजूद होता है। एडवर्ड के इस घिनौने कृत्य की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है और थोमेन फाल्क्रोन एडवर्ड को त्याग देता है। उसी समय एंटी ईडन का एक अधिकारी एडवर्ड से संपर्क करता है और उसे अपने साथ शामिल होने पर बदला लेने का वादा करता है, जिसे एडवर्ड सहर्ष स्वीकार कर लेता है। और उन्हें उनसे जो मिलेगा वह यह होगा। मृत्यु समझौता। मृत्यु समझौता। हाँ, मूल रूप से इसका मतलब है अपने शरीर को एक उच्च शक्ति को अर्पित करना। बदले में आपको उनकी शक्ति का एक अंश प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप उनकी उपस्थिति को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, तो आप अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं या इससे भी बुरा, अपनी जान गंवा सकते हैं। लेकिन एडवर्ड ने किया। हाँ, एडवर्ड को अपने परिवार और उस पूरी अकादमी से गहरी नफरत थी जिसने उसका मजाक उड़ाया था। उसकी मानसिकता लोहे जैसी कठोर थी। उसने समझौता किया और एक ईश्वर ने एडवर्ड का मुकाबला किया। एडवर्ड आगे चलकर क्या बनेगा और उसने तीनों गेमों में क्या किया था, ये याद आते ही मेरी आवाज रुक गई। उसने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। उसने जितने लोगों को मारा उनकी संख्या 6 अंकों से कहीं ज्यादा थी। उसने इतने लोगों की जिंदगी को बुरे सपने में बदल दिया कि मैं समझ सकती हूँ कि सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले लोगों की सूची में उसे तीसरे स्थान पर क्यों रखा गया था। और हे भगवान, नहीं, अब यह महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि मैं एडवर्ड नहीं था और मैं मूल कथानक से भटक गया था। मैंने अपनी हैसियत त्याग दी और स्वेच्छा से घर छोड़ दिया और मैं उस नायिका पर हमला भी नहीं करने वाला था। आपकी बातों से तो यही लगता है कि आप उस ईश्वर के साथ ऐसा समझौता नहीं करने वाले हैं। हाँ, सच्चाई यह है कि जिस ईश्वर के साथ एडवर्ड ने समझौता किया था वह निश्चित रूप से शक्तिशाली था और उसने एडवर्ड को एक राक्षस बना दिया जो सम्राटों का मुकाबला करने में सक्षम था। तब मैं मृत्यु का समझौता करूंगा, लेकिन उस भगवान के साथ नहीं। मैं शायद खेल के एडवर्ड से कहीं ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा, लेकिन वह भगवान तो साक्षात शैतान है, वह बहुत खतरनाक है। अगर मैंने उसे चुना तो मैं अपना आपा खो दूंगा। अच्छा निर्णय, सही। फिर भी मेरे मन में अपना मानसिक संतुलन खोने की पूरी संभावना थी, लेकिन चलो, अगर मेरे पास कोई बचाव कवच होता तो उस पर विश्वास कर लेते। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उस नरक जैसी दुनिया में मैं शक्ति के बिना नहीं रह सकती थी। उस खेल को खेलने वाली होने के नाते मैं यह जानती थी। खतरे अनगिनत और खतरनाक थे। मुझे मजबूत होना था और मैं अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। मैं रुक गया और अपने आसपास देखा। वहां कोई नहीं था। खैर, यह तो सामान्य ही था। मैं एक शापित मंदिर के सामने था। मेरे सामने का मंदिर जर्जर और बेहद गंदा था। सैकड़ों साल पहले यह स्वर्ग का एक पवित्र मंदिर था, लेकिन एक घटना घटी। एक दिन मंदिर में प्रार्थना कर रहे सैकड़ों लोग भयानक मौत मर गए। उस दिन से कोई भी उस मंदिर के पास नहीं गया जिसे दुष्ट देवताओं द्वारा शापित माना जाता था। हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आया था। मैं किसी ईश्वर की खोज में था, चाहे वो दुष्ट हो या दयालु। ऐसे मंदिर में दोनों ही विराजमान हो सकते हैं। मृत्यु समझौता करने का निर्णय लेते समय सबसे पहले यही स्थान मेरे मन में आया था। खेल के एक साइड क्वेस्ट में मुझे इस मंदिर के बारे में पता चला था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अब ये मेरे काम आएगा। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। जाविस, मेरी पीठ पर नजर रखना, उसकी नकल करें। जाविस के जवाब पर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं मंदिर में दाखिल हो गया। सब कुछ टूटा हुआ था, इसलिए मुझे चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। रास्ते में पत्थर, चट्टानें, जानवरों के शव और यहाँ तक कि इंसानी हड्डियां भी पड़ी थीं। अपने भारी शरीर के कारण मैं कई बार गिर पड़ा। क्या आपको यकीन है कि यहाँ कोई नहीं आया है? नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसी जगह पर कोई भी मौत का समझौता करने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ तक सच्चे दुष्ट लोग भी अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली दुष्ट देवता को बुलाने से अपनी जान गंवाने से डरते। वैसे सभी मुख्य पात्रों ने मृत्यु समझौते किए थे जिन्हें वे दिव्य आशीर्वाद कहते थे या मेरी तरह एक अनोखी वंश परंपरा से जुड़े थे। उन्हें मेरी तरह मृत्यु समझौता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पूर्वजों ने पहले ही कर लिया था। यह एक ऐसी चीज थी जो पिता से संतान को विरासत में मिल सकती थी, इसलिए यह बहुत सुविधाजनक था। मुझे फाल्क्रोन वंश के संस्थापक की बदौलत फाल्क्रोन वंश की वंशावली भी प्राप्त हुई थी, लेकिन जैसा कि मेरी स्क्रीन या स्थिति पर दिखाया गया है, मैंने पहले विन को भी जागृत नहीं किया था। हाँ, उस निगम में भगवान को कोसता हूँ जो फाल्क्रोना को आशीर्वाद दे रहा है। तो उसकी नकल करें। आप क्या कर रहे हो? शायद जरूरत पड़े। अगर ऐसा हो तो मैं बुरी तरह गिर पड़ा और गेंद की तरह जमीन पर लुढ़कने लगा। लगभग 10 सेकंड तक लुढ़कने के बाद मैंने अपने मुंह से सारी मिट्टी खांसकर बाहर निकाल दी। खांसी। मैं शायद इस घटिया मंदिर से टेटनस लेकर ही बाहर निकलूंगा। मैंने अपने खून से सने हाथों और पैरों को देखकर खुद को कोसा। मुझे नहीं पता था कि मैंने किस बात पर दांव लगाया था और मैं जानना भी नहीं चाहता था। अंत में जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे एक विशाल हॉल दिखाई दिया, बिल्कुल पृथ्वी पर किसी चर्च के मुख्य हॉल जैसा। मैं अंत तक चलता रहा और पवित्र स्थान पर पहुंच गया। आमतौर पर वहां कई मूर्तियां या स्वर्ग के पवित्र स्थल होने चाहिए, लेकिन शापित मंदिर में कुछ भी नहीं था। वैसे भी मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैंने जमीन को थोड़ा सा साफ किया और जमीन से एक नुकीली कांटेदार टहनी निकाली। फिर उसे मैंने अपनी उंगली को जोर से चुभोया। दर्द हुआ, लेकिन मुझे अपने खून से ऐसा करना ही था। जब खून निकलने लगा तो मैंने जमीन पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। क्या है? मुझसे यह मत पूछो कि मैं क्या लिखूं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। मैं बस खेल में देखे गए प्रतीकों को लिख रहा हूँ। मैंने जाविस से संबंध तोड़ लिया। रून्स। हाँ, मेरी याददाश्त अच्छी है, इसलिए मुझे अभी भी याद है कि उस समय एंटी ईडन ने क्या बनाया था ताकि एडवर्ड मृत्यु समझौता कर सके। मैं मंत्रों को बनाना जारी रखता था और खून की कमी होने पर अपनी दूसरी उंगलियों में सुई चुभता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी राक्षस को बुला रहा हूँ। इन विचारों को एक तरफ रखकर मैं खड़ा हो गया। मैं प्रतीकों के घेरे में प्रवेश कर गया और प्रतीक्षा करने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट
कुछ नहीं हो रहा है। मैंने अपने आसपास की हर चीज को नष्ट करने की इच्छा को दबाया और ध्यान केंद्रित किया। अभी तक कुछ नहीं हुआ। शायद आपको अपनी माना शक्ति का उपयोग करना चाहिए। हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था कि मैं इस दुनिया में माना का उपयोग कर सकता हूँ। एडवर्ड भले ही अब कमजोर हो गया हो, लेकिन वह अभी भी माना का उपयोग कर सकता है। मैंने धीरे-धीरे अपनी माना शक्ति खो दी और अंत में रक्त के रंग के लाल रंग के प्रतीक चमक उठे और प्रकाश का एक स्तंभ आकाश की ओर निकल पड़ा, जिसके केंद्र में मैं था। कौन? चले जाओ, मुझे भूख लगी है, मेरी सहायता करो, दर्द हुआ। मेरे चारों ओर आवाजें गूंजने पर मुझे सिहरन महसूस हुई, लेकिन यह ध्यान भटकाने का समय नहीं था। मैं मृत्यु समझौते की मांग कर रहा हूँ। मैंने वह विशेषण इसलिए कहा था कि मुझे शायद उच्चतर शक्तियों से संपर्क करने का मौका मिल सके। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तेज रोशनी पहले हरी, फिर सफेद और फिर एकदम काली हो गई, उसके बाद मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। मैं खेल का खलनायक हूँ। सी9 बिना दर्द के कोई लाभ नहीं। दर्द, असहनीय दर्द ने मुझे घेर लिया। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की हर हड्डी कुचल गई हो और फिर दोबारा उगी हो। मैं दर्द से चीख उठा। मेरे अमानवीय चीखने से डरकर आसपास मंडरा रहे कुछ कौवे उड़ गए। दर्द मुझे पागल कर रहा था। मैं कई बार बेहोश हो गया और समय का हिसाब रखना भी भूल गया। उस शापित मंदिर में केवल मेरी दर्द भरी चीखें ही गूंज रही थीं। सचमुच वह मंदिर इस नाम का हकदार था। मुझे जाविस की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरा दिमाग उसके शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। यह दुखदायक है, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बार-बार खून की खांसी आ रही थी। मैं कीचड़ और अपने ही खून में लोटपोट हो गया। मेरी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। क्यों? 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 मैं बार-बार एक ही बात दोहरा रहा था कि आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों? हाँ, मैं मजबूत बनना चाहता था, लेकिन वो क्या था? अगर मुझे पता होता कि इससे इतना दर्द होगा, तो मैं अपने कमजोर शरीर के साथ पूरे खेल में काम चला लेता। मैंने खेल में देखा कि एडवर्ड अपनी मृत्यु संधि के दौरान पीड़ा झेल रहा था, लेकिन एडवर्ड ने जो कुछ सहा वह मेरे मुकाबले बहुत मामूली था। हाँ, मैं इस समय एक घटिया गेम कैरेक्टर पर गुस्सा हूँ, जिसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति, कृपया मेरी सहायता करो। कितने घंटे बीत चुके थे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मदद मांगना बंद कर दिया क्योंकि वैसे भी कोई आने वाला नहीं था। शायद एडवर्ड की चाची थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैं यहाँ हूँ। वहाँ सिर्फ जाविस ही मौजूद था, लेकिन वह मुश्किल से ही बोल पा रहा था। मेरा शरीर फिर से कांप उठा। जितना खून मैंने खोया था, उससे तो मेरी मौत होना तय ही था। मेरे पीड़ा भरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या मैं सचमुच अपने पुनर्जन्म के पहले ही दिन दयनीय रूप से मर जाऊंगा? अगर मैं नायक होता, तो मेरे पास प्रसिद्ध प्लॉट आर्मर होता, लेकिन अब मुझे सचमुच महसूस हो रहा था कि मैं मर रहा हूँ। एडवर्ड, जाविस अब भी मुझ पर चिल्ला रहा है कि मैं खुद को संभालूं। कम से कम मैं अपनी मृत्यु में अकेला नहीं था, और वह मेरे दिमाग में कौंध गई। एफेरा। उसके लंबे काले बाल राजकुमारी की तरह बंधे हुए थे। मैं ही थी जो हर रोज उसके बाल ऐसे बांधती थी। हाँ, मैं एक सीधा सादा आदमी था, लेकिन वो उस रूप में वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लगता है कि मैं भी जल्द ही तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, एफेरा। एडवर्ड। स्क्रीन, शशुआ, स्क्रीन, पर्दा डालना। मैंने पहले भी नम आंखों से स्क्रीन की ओर देखा था। बधाई हो, नया खिताब प्राप्त हुआ। भाग्यशाली मोटा, जिस कमीने ने ऐसा किया है, मैं उसे है बम। मैंने खुद को संभालने के लिए अपना सिर जमीन पर पटका और फिर से स्क्रीन की तरफ देखा। क्या आप पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं? मैंने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अपनी कमजोर उंगली उठाई। हाँ पर क्लिक करने के लिए मुझे अपनी बची हुई सारी ऊर्जा लगानी पड़ी। अब मुझे एक उपचार औषधि दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। आप हथियार चुन सकते हैं। भाड़ में जाओ। तुम्हें कौन सा हथियार चाहिए? भाड़ में जाओ कुतिया। चूंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए एक यादृच्छिक हथियार चुनेंगे। जैसे कि मैं बोलने की हालत में हूँ। मैं उन संदेशों के पीछे छिपे उस कमीने को जान से मार देना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मेरी चेतना एक बार फिर से विरक्ति में आने लगी, लेकिन इस बार मुझे सचमुच ऐसा लगा कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाऊंगा। जो भी हो, दो घटिया जिंदगियां। डॉट 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 डॉट। मैं एकदम से चौंक कर जाग गया। क्या हुआ? मैंने अपने चारों ओर देखा। अंधेरा था। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। पानी, पानी। मुझे बहुत भूख और प्यास लगी थी। मैं खड़ा तो हुआ, लेकिन जैसे ही चलने की कोशिश की, जमीन पर गिर गया। मैंने अपने पैरों की तरफ देखा, वे कांप रहे थे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने रेंगते हुए मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। मंदिर के पास एक छोटा सा तालाब था, संभवतः उसका पानी अच्छा था। नहीं, मुझे अब उस बात की परवाह नहीं थी। मैं 20 मिनट तक इसी तरह रेंगता रहा और तालाब तक पहुंच गया। पानी नीला था और देखने में ठीक लग रहा था। मैं रेंगता रहा और खुद को डूबने दिया। मैंने खूब पिया और खूब पिया। मैं दोबारा जी रहा था। अद्भुत। पानी पीते समय मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। मैंने अपने शरीर को भी धोया, जो गंदा और खून से सना हुआ था। ऐसा लगता है कि मेरा वजन लगभग 10 किलोग्राम कम हो गया है। मैं अभी भी काफी मोटी थी, लेकिन पहले से कम। तालाब में करीब 1 घंटे तैरने के बाद मैंने राहत की सांस ली। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने इस दुनिया में कदम रखने के बाद अपने पहले साथी से पूछा। आपको कुछ समय अकेले रहने की जरूरत थी, जाविस ने जवाब दिया। खैर, वह सही था। मुझे कई घंटों तक पूरे शरीर में इतना दर्द हुआ कि दर्द महसूस करने की मेरी क्षमता ही खत्म हो गई। मैं उस अवस्था में कितनी देर तक रहा? 2 सप्ताह। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह। तो 2 हफ्तों तक मैं इसी तरह रोती रही और नरक जैसी पीड़ा सहती रही। 2 सप्ताह तक बिना खाए पिए नरक समान जीवन जीने के बाद भी मैं कैसे जीवित रहा, इसका संभावित उत्तर मुझे पता था। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं उसकी हूँ, तुम नहीं, जाविस। मैंने जाविस से बात करना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे अंदर एक नई उपस्थिति महसूस हो रही है। ओह, आपने मुझे देख लिया। ग्रेटर दैन। मेरे मन में एक नई आवाज, एक महिला की आवाज गूंज उठी। कब से? ग्रेटर दैन। तब मैं मुस्कुराया। ऐसी आभा को महसूस न करना मुश्किल था, कम से कम मेरे लिए तो। आपकी इंद्रियां बहुत तेज हैं, उसने हंसते हुए लहजे में कहा। मैंने उसकी बातों पर आत्मविश्वास से मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वैसे तुम इतने मोटे क्यों हो? ग्रेटर दैन। क्या तुम्हें मेरे मोटे होने से कोई दिक्कत है? अगर मैं मोटी नहीं होती तो मर चुकी होती और तुम्हें मेरे लिए कोई पात्र भी नहीं मिलता। मैंने गुस्से से गुर्राया। पहले जाविस और अब वह। लानत है। ओह, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप इतने संवेदनशील हैं। वह उन अभिमानी महिलाओं की तरह खिलखिला उठी जो तय करने वाले पंखों के पीछे हंसती हैं। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह। जब उसने देखा कि मैं नहीं हंस रही हूँ, तो उसे खांसी आ गई। मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं क्लीना हूँ। ग्रेटर दैन। क्या आप देवी हैं? वास्तव में, ग्रेटर दैन, उसने गर्व भरे लहजे में कहा। लेकिन तुम उस मंदिर में फंस गए थे। मैंने मासूमियत से पूछा था। आप भगवान के प्रति असभ्य व्यवहार कर रहे हैं, क्षमा मांगिए। ग्रेटर दैन। मैं उस कमीनी से कभी माफी नहीं मांगूंगा जिसने मेरे भौतिकी का अपमान किया है। अरे यार, तुमने मेरे शब्दों को गलत समझा। मुझे तो बस लगा था कि तुम एथलेटिक हो टू, तो फिर तुम एक अनाड़ी कुतिया हो। बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा टू। जाविस ने उसे चुप करा दिया। मैं किसी देवी को चुप नहीं करा सकता। तो फिर आप क्या म्यूट कर सकते हैं? मैंने पूछ लिया। एच है, ग्रेटर दैन। कुछ नहीं, बिल्कुल सही। मेरे जाविस का मेरे पसंदीदा सुपरहीरो के साथ दिखने वाले मशहूर जाविस से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आह भरी और अपने हाथों में पानी भरकर अपने पीले पड़े चेहरे पर छिड़का। सुने M2, क्लीना। हाँ, आखिरकार, ग्रेटर दैन, उसने ऐसा कहा और शायद रूठ गई। एक रूठी हुई देवी की कल्पना करते ही मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम ही तो हो जिसने मुझे 2 सप्ताह तक जीवित रखा, है ना? बिल्कुल। कृतघ्न व्यक्ति।
तुम्हें तो टू धन्यवाद। मैंने उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दिया। मुझे सचमुच लगा कि मैं मरने वाला हूं और पहली बार मुझे मरने से डर लग रहा था। मैं मरना नहीं चाहता था। लेस देन, ग्रेटर देन, क्लीना आश्चर्यचकित लग रही थी। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। मुझे इस जगह से निकलने के लिए एक अच्छे साधन की जरूरत थी। ग्रेटर देन, फिर भी धन्यवाद। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उसने जवाब दिया, आपका स्वागत है अमाइल। ग्रेटर देन पिछले कुछ दिनों में मिले समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हर दिन टिप्पणियां, पावर स्टोन और संग्रह मिल रहे हैं और यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सभी मेरी किताब पढ़ते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं। प्रश्न पूछने या मेरे लिखे पैराग्राफ या अध्यायों पर अपने विचार व्यक्त करने में संकोच न करें। मैं उत्तर दूंगा और आप सभी को जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं लिखता रहूंगा और आपको एक बेहतरीन रचना प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको मेरी किताब पसंद आई हो तो इसे अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें और पावर स्टोन्स के जरिए मेरा समर्थन करें। मेरी उपन्यास के बारे में अपनी राय समीक्षा लिखकर जरूर बताएं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अगला अध्याय 1 महीने के टाइम स्किप से पहले का आखिरी अध्याय होगा। गेम की कहानी की शुरुआत नजदीक आ रही है। सी 10-12 दिनों में मजबूत बने। आपका स्वागत है अमाइल। ग्रेटर देन, अमाइल। मैंने अपना सिर झुकाया। वह मुझे अमाइल क्यों बुला रही थी? यह आपका नाम है ना? ग्रेटर देन, नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि यह मेरा नाम है। यह आपके पेंडेंट पर लिखा है। ग्रेटर देन, मैंने अपने गले में लटके हुए पेंडेंट पर नजर डाली। यह एडवर्ड की मां का दिया हुआ उपहार था। एक पतले धागे में बंधा एक काला सिक्का मेरे गले में झूल रहा था। उस काले सिक्के पर सुनहरे रंग से कुछ खुदा हुआ था, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पा रही थी। मेरे लिए यह महज एक सजावटी वस्तु थी। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? मैंने सचमुच आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, यह एक प्राचीन भाषा में लिखा गया है। ग्रेटर देन, क्लीना ने सिर हिलाया। क्या यह अमाइल लिखा है? हाँ, क्या यह मेरा कोई उपनाम था? वैसे तो मुझे कभी किसी ने इस नाम से नहीं पुकारा। अब तुम क्या करोगे, एडवर्ड? वो कौन है? ग्रेटर देन, आखिरकार क्लीना ने जाविस को नोटिस किया। जाविस, मेरा बेकार सिस्टम। मैं कोई प्रणाली नहीं हूँ। तो फिर तुम क्या, जाविस? ग्रेटर देन, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बिल्ली ने आपकी भाषा सीख ली। मैंने उपहास किया, तो कभी कभी उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता था, है ना? मैं एडवर्ड की आहार विशेषज्ञ हूँ। लेस देन PFFF2। क्लीना ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी भौतिकी का मजाक उड़ा रहे हो? अकादमी कब शुरू होगी? मैंने पूछ लिया। 12 दिन। ओह, तुम स्कूल जा रहे हो? ग्रेटर देन, हाँ, तुम्हें पता है वो क्या है? मैंने आश्चर्य से पूछा। क्या देवताओं के भी स्कूल होते हैं? इसकी कल्पना करना कठिन था। बिल्कुल। यह थोड़ा अलग था, लेकिन हम देवताओं को भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। ग्रेटर देन, तो शायद तुमने स्कूल बंक किया होगा, है ना? कैसे? ग्रेटर देन, जिस तरह से आप बोल रहे हैं उससे तो स्पष्ट ही है। यह असभ्य है। ग्रेटर देन, वैसे आपकी शक्तियां क्या हैं? मैंने उसकी शिकायत को अनसुना कर पूछा। आप इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत कमजोर हैं। तो क्या तुम एक बेकार देवी हो? मैं बेकार नहीं हूँ। क्या गजब की किस्मत है। एक बेकार व्यवस्था और एक बेकार देवी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लेस देन, ग्रेटर देन, वे मेरे मन की बात तो नहीं पढ़ सकते, है ना? खैर, मेरे पास प्रशिक्षण के लिए 2 सप्ताह हैं। एडवर्ड, तुम्हारा परिवार, वे शायद 2 सप्ताह से तुम्हारी तलाश कर रहे होंगे। अरे हाँ, मैंने बेले को भी नहीं बताया। मुझे सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि बाकी सबके लिए भी बुरा लग रहा था। एडवर्ड के पिता, दत्तक भाई और छोटी बहन, वे मेरे परिवार के सदस्य नहीं हैं। जाविस, मुझे यह बात कितनी बार कहनी पड़ेगी? उनके लिए आप वही हैं। यह मेरी समस्या नहीं है। समझ गया, लेकिन आपकी चाची, बेले, मैंने कुछ सोचा और आह भरी। मैं उसे 2 सप्ताह में बता दूंगा। उसके बाद मैं प्रशिक्षण लूंगा और प्रवेश समारोह से पहले उससे मिलूंगा। वह क्रोधित होगी, मुझे पता है, लेकिन अभी मेरा यही मूड है। मैं बस 2 हफ्ते पहले जो हुआ उसे बुलाकर इस दुनिया में अपनी स्थिति को संभालना चाहता हूँ। उसकी नकल करें, जाविस, जो कुछ भी। हे क्लीना, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ सिखाने के लिए 2 सप्ताह काफी हैं? कोई संभावना नहीं। ग्रेटर देन, मैं समझ गया। मुझे एक निकम्मी देवी से यही उम्मीद करनी चाहिए थी। मैं स्पष्ट रूप से कर सकता हूँ। ग्रेटर देन, अच्छा, मैंने मन ही मन मुस्कुरा दिया। वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी। तो आप यहाँ 2 सप्ताह तक रहने वाले हैं? ग्रेटर देन, हाँ, तुम मुझे जिंदा रख सकते हो, है ना? मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लीना से पूछा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या किया था, लेकिन मैं 2 सप्ताह तक बिना भोजन और पानी के जीवित रहा, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद फिर से ऐसा कर सकती है। 2 और हफ्तों तक तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अमाइल, यह बेहद दर्दनाक होगा। 2 सप्ताह के दर्द के बारे में सोचकर मुझे थोड़ी सी कंपकंपी हुई, लेकिन मैंने अपना सिर हिला दिया। मैं इसका प्रबंध कर लूंगा। मैं चुपके से पास के किसी कस्बे में जा सकता था, लेकिन मुझे पकड़े जाने का डर था। मेरे पर छोड़ने की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी होगी। और जिस तरह से मैं अचानक गायब हो गया, उससे कई तरह की अजीबोगरीब अटकलें भी लग सकती थी। मुझे पूरा यकीन था कि मैं इस समय राज्य का सबसे वांछित व्यक्ति था। आखिर मैं ड्यूक फाल्करोना का पुत्र था, वही ड्यूक जिसके पास राज्य की सबसे शक्तिशाली सेना थी। राज्य के दुश्मन भी मुझे ढूंढ रहे होंगे क्योंकि मैं उनके लिए एक कीमती बंधक साबित हो सकता था। सौभाग्यवश किसी ने भी उस सुनसान जगह पर नजर डालने के बारे में नहीं सोचा था। भला कोई भी समझदार व्यक्ति यहाँ आएगा ही नहीं, बुरे लोग भी नहीं। शायद मैं ही अजीब था। रॉयल ईडन अकादमी के प्रवेश समारोह से 12 दिन पहले पहला मैच प्रवेश समारोह से शुरू होगा। मुझे सबसे अहम घटना याद थी और ये सब मेरे लिए बहुत दूर और अवास्तविक सा लग रहा था, लेकिन आखिरकार ये होना ही था। मुझे वहां होना ही था। आमतौर पर लोग साजिश में पड़ने से बचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा करना ही था। मेरी जान पहले से कहीं ज्यादा खतरे में थी और मुझे एक बुरा पूर्वाभास हो रहा था क्योंकि मैंने 1 महीने पहले फाल्करोना हाउस छोड़कर कहानी को मोड़ दिया था। मेरा एंटी ईडन में शामिल होने का भी कोई इरादा नहीं था। क्या इसे ही बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता था? जो भी हो, मुझे तैयार रहना ही था। मैंने अपने चारों ओर देखा। मेरे पास अभ्यास करने के लिए पूरी जगह है। मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ 2 हफ्तों में मुख्य किरदारों जितनी ताकत हासिल कर पाऊंगी, लेकिन कम से कम अपने भावी सहपाठियों से तो ज्यादा ताकतवर हो ही सकती हूँ। उम्मीद तो यही थी। खेल में एडवर्ड को बेदखल किए जाने के बाद वह सभी रईसों के लिए हंसी का पात्र बन गया। उनमें से ज्यादातर लोग तो सिर्फ बातों से ही उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह अभी भी एक ड्यूक का बेटा था, लेकिन ऊंचे दर्जे के रईस छात्रों को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। एडवर्ड के लिए वह सचमुच नरक था और इसी के बाद वह एंटी ईडन में शामिल हो गया और वह पागल बन गया। खैर, इस बार तो मुझे पहले ही बेदखल करके स्कूल जाना पड़ रहा था, इसलिए मैं समझ सकती थी कि मुझे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे अपनी रक्षा के लिए न्यूनतम ताकत की जरूरत थी। तारांकन तारांकन तारांकन। अंधकार। वह अजीब जगह अंधेरे से भरी हुई थी, लेकिन उस अंधेरे में हरे रंग की एक चमकती हुई आकृति हिलती हुई दिखाई दी। वह किसी आकृति जैसी लग रही थी। नहीं, वह निश्चित रूप से एक लड़की थी। वह लगभग 18-20 वर्ष की महिला लग रही थी। उसका चेहरा धुंधला सा लग रहा था, लेकिन वह निसंदेह एक बेहद खूबसूरत महिला थी। तुम दोनों कब तक छिपकर इस तरह का व्यवहार करते रहोगे? उसकी आवाज अंधेरी जगह में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह एक अच्छा इंसान है, मैं उसकी गारंटी देता हूँ। खैर, एक देवी के प्रति थोड़ा असभ्य व्यवहार है। महिला ने मुस्कुराने से पहले बड़े प्यारे अंदाज में रूठने का नाटक किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
लेकिन उसमें प्रतिभा और मानसिकता दोनों हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन क्लीना नाम की महिला जानती थी कि उसकी बातें संबंधित लोगों तक पहुंच चुकी हैं। क्लीना ने मुड़कर दूसरी ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह अंधेरे को देख रही हो, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह उस व्यक्ति को देख रही थी जिसने उसे उस शापित मंदिर से बाहर निकाला था जहां वह अनगिनत सदियों से कैद थी। सफेद बालों वाला मोटा लड़का 2 घंटे से बिना आराम किए मंदिर के चारों ओर दौड़ रहा था। एडवर्ड को दौड़ते हुए जावेद से शिकायत करते देख क्लीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब उसने एडवर्ड के चेहरे पर गौर से देखा तो एडवर्ड के गंभीर चेहरे को देखकर उसकी खिलखिलाती मुस्कान उदास हो गई। अपनी कल्पना में एडवर्ड के चेहरे को सहलाते हुए उसने बात की, क्या तुम एक दिन ऐसा करोगे अमाइल? उसकी मुस्कान गायब हो गई। समर्थन के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो मुझे उनका उत्तर देने में खुशी होगी, संकोच न करें। अगर आपको मेरी किताब पसंद आई हो तो इसे अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें और पावर स्टोन्स के जरिए मेरा समर्थन करें। मेरी उपन्यास के बारे में अपनी राय समीक्षा लिखकर जरूर बताएं। एडवर्ड द्वारा तैयार किया गया संदर्भ चित्र सहायक अध्याय में जोड़ा गया है। मैं खेल का खलनायक हूँ। C11 लेडी स्टॉर्मविला 1 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट विस्मयादिबोधक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अनुस्मारक एडवर्ड के फाल्क्रोना हवेली छोड़ने के बाद से 1 महीना बीत चुका है। कालकोठरी या राक्षसों का अड्डा। यह सदियों से सेलेस्टा साम्राज्य में मौजूद था। ये सभी कई मंजिलों वाली विचित्र गुफाएं हैं। सेलेस्टा साम्राज्य में सैकड़ों कालकोठरियां बिखरी हुई थीं, लेकिन उनमें से 5 कालकोठरियां बाकियों से अलग थीं। इन्हें एनिग्मा कालकोठरी कहा जाता था। वे रहस्यमय, खतरनाक, विशाल थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे प्राचीन काल के खजानों से भरे हुए थे। प्रतिदिन हजारों लोग पैसा कमाने या प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इन तहखानों में जाते थे। कालकोठरियों का प्रबंधन ईडन परिषद को सौंपा गया था। यह शक्तिशाली लोगों से बनी एक छोटी परिषद थी। वे सेलेस्टा राजपरिवार से स्वतंत्र थे, लेकिन फिर भी अपने राजा का सम्मान करते थे। एनिग्मा डंजन। पूरे सेलेस्टा साम्राज्य में वे केवल 5 ही थे। 4 सैनिक सबसे शक्तिशाली डची, फाल्क्रोना डची, रोजर डची, टामियास डची और स्कारलेट डची में से प्रत्येक पर तैनात थे। आखिरी वाला, सबसे लोकप्रिय और खतरनाक वाला, ईडन की शाही राजधानी में था, डोरियन। चून की कालकोठरी सचमुच सोने की खान थी, इसलिए सदियों पहले की ईडन परिषद ने इसके साथ व्यापार करने का फैसला किया। ईडन गिल्ड्स, ईडन परिषद या स्वयं रईसों द्वारा भारी पुरस्कारों के साथ खोज कार्य पेश किए जाते थे। कुछ रईस इन कालकोठरियों से हथियार या कलाकृतियां प्राप्त करने के लिए खगोलीय मात्रा में धन देने को तैयार थे। खोजकर्ताओं ने उनकी मांग पूरी करने और अपना इनाम पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खोजकर्ता बनना कोई मुश्किल काम नहीं था। आपको बस अपने शहर के ईडन गिल्ड में पंजीकरण कराना होता था। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वहां कोई पदक्रम नहीं थे, इसलिए कालकोठरी में आपको स्वतंत्र और सतर्क रहना पड़ता था। कई लोग निचले तलों पर जाकर अपनी क्षमता से अधिक जोखिम उठाने के कारण मारे गए, लेकिन ईडन गिल्ड के कर्मचारियों को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वे दूसरों के जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं थे। वे तो बस पैसा कमाने और अपना काम ठीक से करने के लिए यहाँ थे। फाल्क्रोना की राजधानी में 2 प्रसिद्ध स्थान थे। फाल्क्रोना का विशालकाय महल एक छोटी पहाड़ी के ऊपर खड़ा था और उसे 1 किलोमीटर दूर स्थित एनिग्मा फाल्क्रोना कालकोठरी। एनिग्मा डंजन के ठीक बगल में इस डंजन से संबद्ध ईडन गिल्ड स्थित था। हमेशा की तरह यह एक शोरगुल भरा स्थान था। लोग हंस रहे थे, लड़ रहे थे और शराब पी रहे थे, लेकिन चीजें शायद ही कभी हद से ज्यादा बिगड़ती थीं। हद से ज्यादा आगे बढ़ जाना, इसका मतलब था जान लेना। हाँ, जब तक वे गिल्ड को नष्ट नहीं कर रहे थे या लोगों को मार नहीं रहे थे, तब तक वे रात तक लड़ सकते थे। अगर वे हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते तो फाल्क्रोना रियासत के शक्तिशाली योद्धा उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप करते। अपने गहरे भूरे कवच और बाज जैसे हेलमेट के साथ वे सेलेस्टा साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध योद्धा थे। उनकी उपस्थिति ही भय पैदा करने वाली थी। सूर्य की तेज रोशनी पूरे शहर को ढक रही थी। इतनी भीषण गर्मी में एक इंजन की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो वे ऊपर आकाश में अदृश्य पटरियों पर दौड़ती हुई जादुई ट्रेनों की आवाज हो, लेकिन नहीं। आवाज जमीन से आ रही थी, इसलिए इसमें कोई शक नहीं था कि ये जमीनी वाहन ही था। एक खूबसूरत हरी रंग की जादुई कार ईडन गिल्ड के सामने आकर रुकी। गिल्ड से बाहर आने जाने वाले सभी लोग रुक गए और कार को विस्मय से देखने लगे। इसमें कोई शक नहीं था कि यह एक महंगी कार थी, इसलिए इसमें कोई उच्च पदस्थ रईस जरूर बैठा होगा। सूट पहने ड्राइवर बाहर आया और लिमोजीन के कई दरवाजों में से एक दरवाजा खोला। सफेद हील वाले जूते का एक पैर धीरे से जमीन पर पड़ा और उसके तुरंत बाद एक लड़की की आकृति दिखाई दी। सभी पुरुष मुंह खुला रखकर तुरंत जम गए। कुछ के मुंह से तो लार टपकने लगी थी। जहां तक की बात है, कुछ ईर्ष्यालु थी तो कुछ प्रशंसात्मक। गहरे हरे बालों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की आलीशान कार से बाहर निकली। उसने घुटनों तक लंबी हरी स्कर्ट और सफेद टॉप पहन रखी थी। कई निगाहों को अनदेखा करते हुए लड़की ने अपने धूप के चश्मे को सिर के ऊपर सरका लिया, जिससे उसकी अनोखी नारंगी आंखें दिखाई देने लगीं। चिलचिलाती धूप के कारण उसकी आंखों में थोड़ी झुर्रियां पड़ गई थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को उसे अभ्यस्त कर लिया। उसके पीछे पीछे कार से 2 पुरुष और एक और लड़की निकली। वे उस बेहद खूबसूरत महिला की तरह आकर्षक तो नहीं थे, लेकिन सभी सुंदर और आकर्षक थे। उनका पहनावा भी एक जैसा था, जो उनके कुलीन होने का स्पष्ट संकेत दे रहा था। काले सूट पहने कुछ लोग उनके पीछे पीछे चले और चारों किशोरों के समूह के चारों ओर एक घेरा बना लिया। इस तरह वे सभी ईडन गिल्ड की ओर चल पड़े। भीड़ ने उनके लिए रास्ता बनाया और सामने के मनोरम दृश्य का आनंद लिया। अंगरक्षकों में से एक ने अपने ग्राहकों के लिए गिल्ड का दरवाजा खोला। नए लोगों के प्रवेश करते ही शोरगुल से भरा प्रवेश कक्ष तुरंत शांत हो गया, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। अरे क्या वो बहुत ही खूबसूरत नहीं है? बेहद खूबसूरत। जन्म से लेकर अब तक मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं, उनमें से वह सबसे खूबसूरत है। क्या आपको लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है? हार मान लो और मर जाओ। क्या बिल्ली है? अरे यार, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? एक उच्च पदस्थ कुलीन। हाँ, लेकिन उससे भी बढ़कर वह एक सम्राट की बेटी है। ब्रुग, अरे वह बेहोश हो गया। क्या बात है? उसके पिता ने तो पहले ही अपनी प्यारी बेटी को घूरने वाले लोगों को मार डाला था। लड़की ने फुसफुसाहटों और उन्माद भरी अजीबोगरीब चीखों को अनसुना कर रिसेप्शनिस्ट के सामने पहुंच गई। लाइन में खड़े लोग तुरंत उस लड़की के लिए लाइन से हट गए, जिसने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठा ली। चलो मायरा, वे बस हैरान हैं। यह पहली बार नहीं है। उसकी सहेली ने हंसते हुए कहा। अगर तुम ऐसा कहती हो लिया। हाँ मायरा, वह सही कह रही है। छी, वे किसान भद्दी निगाहों से घूर रहे हैं। साथ आए 2 लोगों में से एक ने सिर्फ मुस्कुरा दिया, जबकि दूसरे ने मायरा को घूर रहे पुरुषों को गुस्से से देखा। लेडी स्टॉर्मविला। जब रिसेप्शनिस्ट ने मायरा को देखा तो वह हकलाने लगी और तुरंत झुककर अभिवादन किया। कोई बात नहीं, मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ पास लेने आया हूँ। अभी लाती हूँ महोदया। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत अपने सामने की स्क्रीन को स्वाइप करना शुरू कर दिया। एनिग्मा डंजन में प्रवेश करने के लिए लोगों को पहले संबद्ध ईडन गिल्ड में पंजीकरण कराना होता था, जिसके बाद उन्हें डंजन का पास मिलता था। इसके बाद डंजन में यात्रा करने के लिए उन्हें हर बार पास प्राप्त करना पड़ता था। यह नियम डंजन के अंदर मौजूद लोगों के लापता होने की स्थिति में उनकी जानकारी रखने के लिए बनाया गया था। यहाँ तक कुलीन वर्ग के लोगों को भी उनकी स्थिति चाहे जो भी हो, इस नियम का पालन करना पड़ता था। कितना समय लगेगा महोदया? इतनी बड़ी हस्ती को देखकर सदमे से उबर चुकी रिसेप्शनिस्ट ने पूछा।
अकादमी 2 दिन में शुरू हो रही है मायरा। लिया ने अपनी सहेली को रॉयल ईडन अकादमी के प्रवेश समारोह के बारे में याद दिलाया। हम अगली सुबह वापस आएंगे। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और जानकारी भरने के लिए स्क्रीन पर फिर से स्वाइप करना शुरू कर दिया। क्या मैं आपके ईडन कार्ड ले सकता हूँ? मायरा, उसकी 3 सहेलियों और उसके 5 अंगरक्षकों ने अपना ईडन कार्ड, जिसे गिल्ड कार्ड भी कहा जाता है, रिसेप्शनिस्ट को दे दिया। मायरा ने रिसेप्शनिस्ट को अपना काम करने दिया और इधर-उधर बेतरतीब ढंग से देखने लगी। सर, आपका पंजीकरण करने के लिए मुझे आपके रक्त की एक बूंद चाहिए। मायरा की नजर उसके बगल वाली पंक्ति पर पड़ी। काले रंग की पैंट, फटी हुई सफेद कमीज और चेहरे पर एक अजीब सा काला मुखौटा पहने एक आदमी पहली बार गिल्ड में अपना नाम दर्ज करा रहा था। उस चिलचिलाती गर्मी में सिर से पैर तक काले कपड़े पहने उस अजीबोगरीब शख्स को देखकर मायरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। संयोगवश उस खूबसूरत मुस्कान को देखकर कई लोग बेहोश हो गए। क्या मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ महोदय? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मायरा समझ गई थी कि रिसेप्शनिस्ट की मांग पर वह आदमी थोड़ा सा झिझका था। मैं बीमार हूँ, क्या यह अनिवार्य है? उस आदमी की आवाज गहरी थी, जिसकी लंबाई और दुबले पतले शरीर को देखकर लगता था कि उसकी उम्र 20 साल से अधिक नहीं होगी। बिल्कुल नहीं महोदय। रिसेप्शनिस्ट ने उस आदमी के दयनीय और झूठे बहाने पर अजीब सी मुस्कान दी। उसे इससे बेहतर मिल सकता था। मायरा ने मन ही मन सोचा। उसे थोड़ा मजा भी आया। लीजिए महोदया, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ भूरे रंग के टिकट जैसे पास थमा दिए। ओह धन्यवाद। मायरा ने उस आदमी से अपनी नजरें हटा लीं और सारे पास ले लिए। फिर उसने गिल्ड छोड़ने से पहले उन्हें अपने साथियों को दे दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट विस्मयादिबोधक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मिरांडा स्टोंडिला की प्रोफाइल और संदर्भ चित्रण को नायिका सहायक अध्याय में जोड़ दिया गया है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट विस्मयादिबोधक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आज 1 घंटे में एक और अध्याय। केवल तभी जब मुझे 10 समीक्षाएं और 80 पॉवर स्टोर मिल जाएं। मजाक कर रही हूं, मैं वैसे भी अपलोड करूंगी, लेकिन फिर भी आपके समर्थन के लिए आभारी रहूंगी। पूर्ण विराम। समर्थन के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न है तो मुझे उनका उत्तर देने में खुशी होगी, संकोच न करें। अगर आपको मेरी किताब पसंद आई हो तो इसे अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें और पावर स्टोन्स के जरिए मेरा समर्थन करें। मेरी उपन्यास के बारे में अपनी राय समीक्षा लिखकर जरूर बताएं। मैं खेल का खलनायक हूं। C12 लेडी स्टोंगिला 2 फाल्क्रोना डची का रहस्यमय कालकोठरी। अन्य एनिग्मा कालकोठरियों की तरह यह भी एक खतरनाक कालकोठरी थी। यह जितनी खतरनाक थी उतने ही बड़े इनाम भी यहाँ मिलते थे। अनगिनत लोगों ने लालच में अंधा होकर अपनी जान गंवाई थी और एनिग्मा कालकोठरी में लापरवाही अक्षम्य थी। आज के समय में भी लालच से अंधे लोग मौजूद हैं, लेकिन पहले की तुलना में कम। मनुष्य ने अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखा है। एनिग्मा डंजन का प्रवेश द्वार चहल पहल से भरा था, लेकिन बेहद भीड़भाड़ वाला था। किसी भी थीम पार्क के प्रवेश द्वार की तरह यहाँ भी दर्जनों लोगों की कतारें लगी हुई थी। लोगों को कार्ड रीडर पर अपना पास स्वाइप करना था और फिर टर्नस्टाइल को धक्का देना था। धोखाधड़ी या इससे भी बदतर आतंकवादी हमलों की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति की जांच के लिए प्रत्येक कतार के पास एक कंप्यूटर लगाया गया था। गार्ड ईडन काउंसिल संगठन के तहत विशेष रूप से प्रशिक्षित लोग थे। अतीत में फाल्क्रोन डची की ईडन परिषद ने फाल्क्रोन सेना के शक्तिशाली योद्धाओं को किराए पर लेने का अनुरोध किया, लेकिन तत्कालीन ड्यूक ने उन्हें गुस्से में वापस भेज दिया। उन्होंने अपने प्रशिक्षित योद्धाओं में से एक को भी बच्चों के पाक के लिए देने से इनकार कर दिया। तब से ईडन परिषद और फाल्क्रोन परिवार के बीच संबंध तनावपूर्ण है। वाह, उसे देखो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, अपने सपनों में। जब मिरांडा स्टोंगिला अपने दोस्तों और गार्डों के साथ कतारों में से एक में दिखाई दी तो लोग जाहिर तौर पर एक दूसरे से गपशप करने लगे। मायरा और बाकी लोगों ने उन्हें फिर से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब वे सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। यहाँ तक कि शाही ईडन अकादमी में भी, जो उच्च पदस्थ रईसों से भरी हुई थी, उन्हें कई निगाहों का सामना करना पड़ता था, इसलिए अब उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी। सौभाग्य से उच्च पदस्थ रईसों के लिए विशेष वीआईपी लाइनें थी, इसलिए उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अपने पास स्कैन करवाने के बाद वे अंततः तल पर पहुंच गए। सबसे निचला तल शुरुआत थी। वहां आपको रेस्तरां, हथियारों की दुकानें या यहाँ तक कि औषधालय भी मिल सकते थे। मिरांडा और उसके साथियों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, इसलिए वे सीधे पहले तल की ओर चल पड़े। पहले तल तक जाने के 50 से भी अधिक रास्ते थे, इसलिए इतनी अधिक संख्या में खोजकर्ताओं के होने के बावजूद लोगों को एक दूसरे के बीच में मुश्किल से ही जगह मिल रही थी। हमेशा की तरह मायरा, लिया ने पूछा। हाँ, हम 30वीं मंजिल तक ही उन दरिंदों से लड़ेंगे, इससे आगे नहीं। यह तो अफसोस की बात है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम 40वीं मंजिल तक जा सकते हैं। जिस युवक की उपस्थिति से ही उसके स्वाभिमान का स्पष्ट आभास हो रहा था, उसने निराशा में आह भरी और अपने सुनहरे बालों को झटक दिया। पास से गुजर रही कुछ लड़कियां शर्माते हुए खुशी से चिल्लाईं, लेकिन जिसे वह रिझाना चाहता था उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद डायलन, लेकिन अकादमी शुरू होने में 2 दिन से भी कम समय बचा है। हमें कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए, मिरांडा ने शांत स्वर में कहा और फिर अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली पर पहनी अंगूठी को 2 बार छुआ। एक तेज रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया। उसके साथियों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वे ऐसे दृश्यों के आदी थे। जब रोशनी फीकी पड़ी तो मिरांडा गहरे हरे रंग के युद्ध कवच में वहां मौजूद थी। अंगूठी एक उच्च तकनीकी कलाकृति थी जिसका उपयोग स्थानिक भंडारण के रूप में किया जा सकता था, लेकिन इस प्रकार की कलाकृति की सबसे उपयोगी विशेषता क्लैडिंग थी। क्लैडिंग ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले लोगों द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विशेषता थी। यह किसी को बिजली की गति से कवच में वापस आने में सक्षम बनाती थी। बेशक केवल विशेष अयस्क से बना कवच जो समय स्थान बल का सामना कर सके, इस तरह आसानी से पहना जा सकता था। चूंकि यह एक स्थानिक भंडारण भी था, इसलिए मिरांडा अपने धूप के चश्मे और अन्य गहने जो उसे परेशान कर सकते थे, अपनी अंगूठी के अंदर वापस रख सकी। यह एक अत्यंत सुविधाजनक उपकरण था और सबसे अधिक बिकने वाला उपकरण भी। जैसा उसने कहा, डायलन, आखिरी आदमी ने कहा और अपनी अंगूठी को 2 बार छुआ और मिरांडा की तरह ही एक रोशनी चमकी और वह कवच और तलवार के साथ प्रकट हुआ। अरे थियो, तुमने नया कवच खरीदा। लिया ने थियो के कवच में हुए कुछ बदलावों को तुरंत पहचान लिया। हाँ, तुम काफी तेज हो लिया। थियो ने लिया को चिढ़ाया और फिर मिरांडा के साथ शामिल हो गया, जो पहले से ही गार्डों के साथ आगे चल रही थी। चलो चलते हैं लिया। डायलन मुस्कुराया और अपनी अंगूठी को छुआ। ली ने थियो पर चिढ़कर वही किया। फिर वे अपने दोनों साथियों के पीछे दौड़ पड़े। डॉट 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 फाल्क्रोना राजधानी के एनिग्मा कालकोठरी में प्रवेश किए हुए उस 4 कुलीन व्यक्तियों को 3 घंटे बीत चुके थे और मात्र 3 घंटों में ही वे 25वीं मंजिल तक पहुंच चुके थे। रॉयल ईडन अकादमी के छात्रों के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने का अधिकार केवल सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को ही मिलता था। कुछ उच्च पदस्थ कुलीनों के पुत्र पुत्रियों के लिए सिफारिश की जाती थी, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे। मिरांडा, लिया, डायलन और थियो सभी रॉयल ईडन अकादमी में दूसरे वर्ष के छात्र थे। वैसे तो वे तकनीकी रूप से अभी अपने पहले वर्ष के अंत में ही थे, लेकिन वे अपने पूरे बैच में सर्वश्रेष्ठ छात्रों में गिने जाते थे। इसलिए वे मात्र 3 घंटे में 25वीं मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहे। वे सभी प्रतिभाशाली थे, लेकिन 25वीं मंजिल तक उनकी आसानी से पहुंचने का मुख्य कारण मिरांडा स्टोंगिला थी। वह अकादमी की शीर्ष प्रतिभाशाली छात्राओं में से एक और सेलेस्टा साम्राज्य की भावी महान हस्तियों में से एक थी। महज 17 वर्ष की आयु में ही उसने 5वां आरोहण प्राप्त कर लिया था। आमतौर पर नए द्वितीय वर्ष के छात्र चौथे आरोहण पर होते हैं, लेकिन मिरांडा आम लोगों जैसी नहीं थी। लोग कहते थे कि उसे अपने पिता के जीन सम्राट की प्रतिभा विरासत में मिली है, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह उसकी अपनी प्रतिभा थी। क्षमताएं वंशानुगत हो सकती हैं, लेकिन प्रतिभा नहीं। फियू, मैं बहुत थक गया हूं। लिया ने अपने ठंडे हाथों को गर्म करने के लिए अपने सामने जल रही लाव पर अपनी बाहें फैलाईं।
अलाव के चारों ओर मिरांडा, डायलन और थियो बैठे थे। अंधेरा होने लगा था, इसलिए उन्होंने अपने टेंट लगाने का फैसला किया। हम आखिरकार आपसे मिल ही गए, मायरा। लिया ने अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से आह भरी। तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक हैं, मिरांडा। थियो ने मुस्कुराते हुए कहा। रॉयल अकेडमी में पहला साल 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले खत्म हो गया था, लेकिन वे मिरांडा से नहीं मिल पाई क्योंकि उसके पिता ने उसे मना कर दिया था। जब ड्यूक फाल्कोना का बेटा अचानक गायब हो गया तो कुछ नहीं किया जा सकता। मिरांडा बीच में ही रुक गई, मानो किसी बात से परेशान हो, फिर उसने अपनी बात पूरी की। उसके पिता रेवेनस्टॉन्गला को डर था कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ हो न जाए, क्योंकि एक ड्यूक का बेटा भी इतनी आसानी से गायब हो जाता था। उनका महल फाल्कोना डची में था, इसलिए यह और भी बड़ा कारण था कि वह अपनी बेटी को फाल्कोना की राजधानी की गलियों में भटकने नहीं देना चाहते थे। मिरांडा की लगातार शिकायतों के बाद ही वह इस शर्त पर राजी हुए कि वह भरोसेमंद लोगों के साथ ही वहां जाएगी। ओह हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था कि एडवर्ड 1 महीने पहले गायब हो गया था। डायलन हंस पड़ा। ये मजाक नहीं है, डायलन। हम उसे जानते हैं और वो ड्यूक फाल्कोन का बेटा है। थियो ने डायलन को फटकारा। वे सभी फाल्कोना रियासत में रहते थे और उच्च पदस्थ कुलीन थे, इसलिए समान उम्र के ड्यूक के बेटे से मिलना उनके लिए अपरिहार्य था। हमने उससे बात की होगी, लेकिन यह कई साल पहले की बात है, थियो। और वह अब ड्यूक का बेटा नहीं है, नहीं शक्तिशाली उत्तराधिकारी, याद है ना? डायलन खिलखिलाकर हंस पड़ा। 1 महीने पहले एडवर्ड के लापता होने से कुछ ही घंटे पहले थोमेन फाल्कोना द्वारा अपने बेटे को त्यागने और फाल्कोना हवेली से निकाल दिए जाने की खबर फैली। इसके बाद थोमेन फाल्कोना ने अपने दत्तक पुत्र साइमन फाल्कोना को नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे पूरे राज्य में काफी हलचल मच गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मायरा, मिरांडा को अपने विचारों में खोया हुआ देखकर लिया ने उसके हाथ पर थपथपाया। हाँ, लिया ने अपने अगले शब्द बोलने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन खुद को दृढ़ किया। उद्धरण चिन्ह आप पहले एडवर्ड के काफी करीब थे, है ना? क्या उसने गायब होने से पहले आपसे बात की थी? नहीं, मिरांडा ने लिया की बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया। मैं उस आदमी के करीब नहीं हूं और न ही मैंने उससे बात की है। अगर लिया मिरांडा को कई सालों से नहीं जानती होती तो मिरांडा के शब्दों में छिपी नाराजगी को वह कभी नहीं समझ पाती, भले ही मिरांडा ने अपने चेहरे पर कोई भावना दिखाया हो। अच्छा ऐसा है। मिरांडा ने अपनी निगाहें नीचे कर लीं और अपने गहरे हरे रंग के धनुष को साफ करती रही। यह स्पष्ट था कि वह एडवर्ड के बारे में और बात नहीं करना चाहती थी। डायलन की बड़ी सी मुस्कान से ऐसा लग रहा था कि वह मिरांडा की प्रतिक्रिया से संतुष्ट है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि मिरांडा अतीत में किसी पुरुष के करीब रही थी। सरसराहट। धड़ाम। जब असहज सन्नाटा असहनीय लगने लगा, तभी अचानक छत से कुछ गिरा। वह वस्तु एक इंसान प्रतीत हुई जो उनसे कुछ मीटर दूर झाड़ियों में सिर के बल गिरी। क्लैंग। अंगरक्षकों ने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए और अपनी शिष्या के सामने खड़े हो गए। मिरांडा और उसके दोस्त भी चुप नहीं बैठे, वे भी किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार थे। आशा है आपको पसंद आया होगा। यह बोनस अध्याय आप सभी के समर्थन के लिए मेरी ओर से धन्यवाद है। कल मिलते हैं। पूर्ण विराम। समर्थन के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो मुझे उनका उत्तर देने में खुशी होगी, संकोच न करें। अगर आपको मेरी किताब पसंद आई है तो इसे अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें और पावर स्टोन्स के माध्यम से मेरा समर्थन करें। मेरी उपन्यास के बारे में अपनी राय समीक्षा लिखकर जरूर बताएं। मैं खेल का खलनायक हूँ। C13 वह मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। एफेरा। ये क्या था? नायर ने अपनी बांह पर थपथपाया, जो एफेरा की तरह लाल हो गई थी। काले बालों वाली लड़की ने उसे जोर से चुटकी काटी थी। मैं लगभग कंट्रोलर गिरा ही देता, तुम्हें पता है। चलो नायर, मुझे उम्मीद है कि तुम कोई छोटी राजकुमारी नहीं हो। एफेरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब एफेरा ने नायर के चेहरे के इतने करीब आकर उसे देखा तो नायर घबरा गया। जी हाँ, लेकिन समस्या क्या थी? तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, नायर? देखो, तुम्हें दूसरा विकल्प चुनना चाहिए था। एफेरा ने अपने सामने रखे टीवी की ओर इशारा किया। गेम का सिनेमैटिक वीडियो चल रहा था। तुम तो बस एक इंसानी कचरा हो, एडवर्ड। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट विस्मयादिबोधक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मिरांडा ने एडवर्ड पर हमला किया। अब तुम क्या करोगे? भव्य गलियारे में आमने सामने खड़े एडवर्ड और मिरांडा की छवि बदलकर काले बालों वाले लड़के जेडन रेना पर आ गई, जो पहले गेम प्रिंसेस एंड ड्रैगन का मुख्य नायक था। यह मेरी समस्या नहीं है। मुझे छिपकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। बी, मुझे मिरांडा को एडवर्ड पर हमला करने से रोकना चाहिए। सी, मैं मिरांडा को उस आदमी को हराने में मदद करूंगा। डी, मैं मिरांडा को डांटूंगा। आसान। नायर मुस्कुराया और जॉयस्टिक को नियंत्रित करते हुए सी विकल्प पर रुक गया। नहीं, ये क्या हो गया? नायर ने एफेरा को घूर कर देखा, लेकिन एफेरा ने उसे नजरअंदाज कर दिया और कंट्रोलर ले लिया। एफेरा, कहीं तुम दी तो नहीं चाहती? नायर ने अचंभित होकर पूछा। नहीं, मैं वहां तक जाऊंगा, बस दूसरा विकल्प चुनूंगा। क्या? नायर हैरान रह गया। आखिर वो नायक से लड़ाई रोकने के लिए क्यों कह रही थी? नायर के लिए दूसरा सबसे अच्छा विकल्प था। बगल से देखने पर एडवर्ड मार खाने का हकदार था और वह पहले से ही खुश हो रहा था। एफेरा क्यों? सी विकल्प चुनने से हमें मिरांडा से और भी ज्यादा स्नेह अंक मिलेंगे। उससे अंक अर्जित करना पहले से ही बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन नहीं। एफेरा ने जिद्दी बच्चे की तरह अपना सिर हिलाया। वह इतनी प्यारी थी कि नायर लगभग हार मानने ही वाला था। क्यों? देखना। एफेरा ने एडवर्ड के डरे हुए चेहरे की ओर इशारा किया। अपने फूले हुए पेट के साथ वह वाकई दयनीय लग रहा था। मुझे एडवर्ड के लिए दुख हो रहा है। क्या आपको एडवर्ड के लिए दुख हो रहा है? नायर ने सुनी हुई बात को समझने की कोशिश करते हुए फिर से पूछा। कुछ ही घंटे पहले उन्होंने साथ मिलकर एडवर्ड को मासूम नायिका के साथ छेड़छाड़ करते देखा था, इसलिए वह सचमुच स्तब्ध रह गया था। हाँ, एफेरा ने जोरदार ढंग से सिर हिलाया और फिर कुछ कोमल भाव से नायर की ओर देखा। वह मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। न्यार, अगर यह मजाक है तो यह मजेदार नहीं है, एफेरा। नायर ने माथे पर शिकन डालकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। एफेरा द्वारा उस हवस भरे मोटे व्यक्ति की तुलना उससे करने पर उसे बहुत अपमान महसूस हुआ। मुंह। बात वो नहीं है, बेवकूफ। एफेरा ने नायर के कंधे पर हल्के से मुक्का मारा और स्क्रीन पर एडवर्ड की ओर देखा। मैंने जिज्ञासावश निर्देशकों में से एक द्वारा हाल ही में पोस्ट की गई उनकी पूरी जीवनी पढ़ी। जीवनी? ओह, आपका मतलब है सभी पात्रों की जीवनियां। एडवर्ड की जीवनी तो किसी ने नहीं पढ़ी, एफेरा। नायर हंस पड़ी। आखिरकार उसकी परवाह कोई नहीं करता। तुम्हें मिलेगा की कहानी पढ़नी चाहिए थी। उस लड़की में एक मासूम सा आकर्षण है। यह कहते हुए नायर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अगर मैं मर जाऊं तो कोई नहीं बचेगा, नायर। एफेरा ने मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन उसके शब्दों में गंभीरता का एक संकेत था जिसे नायर ने महसूस नहीं किया। उसने एफेरा की बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। वह एक प्रमुख खलनायक है, एफेरा। सिर्फ एक चुनाव से कुछ नहीं बदलेगा। नायर ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें यह नहीं पता, नायर। शायद उसका अंत सुखद हो। उनकी वेबसाइट पर पोस्ट याद है। हजारों अलग अलग अंत हैं। सब कुछ संभव है, एफेरा ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। हाँ, लेकिन उन सभी में एडवर्ड एक ही कमीना है, और वैसे भी दूसरे गेम में उसकी मौत तय है। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। नायर ने एक ही पल में एफेरा की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया, जिससे एफेरा ने गुस्से से उसे घूरना शुरू कर दिया। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? हाँ, नायर ने रोबोट की तरह सिर हिलाया और फिर अपनी निगाहें स्क्रीन पर टिका दी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं उस आदमी से कितनी नफरत करता हूँ। तारांकन तारांकन तारांकन। यह जगने का समय है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जाग जाओ नन्ही राजकुमारी। ग्रेटर दैन। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। छोटी राजकुमारी।
एडवर्ड तो एक पुरुष है, जाविस ने बिल्कुल स्वाभाविक रूप से कहा। जाविस, तुम अपनी भलाई के लिए बहुत ज्यादा गंभीर हो। ग्रेटर दैन। देवी क्लीना, क्या मैं आपके शब्दों का अर्थ जान सकती हूँ? हम चूंकि हम एक ही कमरे में रहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेटर दैन। क्लीना ने गंभीरता से कहा, लेकिन जाविस द्वारा इतने सम्मानपूर्वक बुलाए जाने पर वह अपनी खुशी छिपा नहीं सकी। यह पहली बार नहीं था जब उसने उसे इस तरह बुलाया था, लेकिन हर बार उसे लगता था कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है और उसे बहुत अच्छा लगता था। धिक्कार है। मुझे और ज्यादा सोने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उन दोनों के साथ यह नामुमकिन है। तुम शोर मचा रहे हो, इसलिए चुप रहो। मैंने अपना शरीर ऊपर उठाया और अपनी भुजाओं को फैलाया। जैसा कि उम्मीद थी, कल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मुझे वाकई बहुत अच्छा महसूस हुआ। तुम देवी के सामने बहुत ही असभ्य व्यवहार कर रहे हो, अमाइल। ग्रेटर दैन। उसे देखो, कितनी अकड़ दिखा रही है। ये सब उस रोबोट जैसी मानसिकता वाले जाविस की वजह से है। वो अनजाने में ही क्लीना के अहंकार को बढ़ा रहा है। सोई हुई राजकुमारी कौन है? मैं तो बस एक अच्छे साथी की तरह तुम्हें जगाना चाहता था। ग्रेटर दैन। हाँ हाँ, मैंने हाथ हिलाया और जमीन पर पैर पटका। मैं दौड़कर शापित मंदिर के पास वाले तालाब तक पहुंचा। 1 महीना हो गया था जब मैं हर दिन उस तालाब में स्नान करता था और अजीब बात यह थी कि पानी हर रात अपने आप साफ हो जाता था। खैर, यह मेरे लिए अच्छा ही था। मैंने अपनी फटी हुई काली कमीज उतारी और तालाब में कूद गया। तब फ्यूचर विज्ञापन है। यह हमेशा अच्छा लगता है। मत देखो, विकृत देवी, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ग्रेटर दैन। मैं एक। जब क्लीना अंत में रुकी तो मैं मुस्कुरा दिया। दरअसल 1 महीने पहले वह यही कहती और संयोगवश कह भी चुकी है। मुझे मोटे शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने अपने शरीर पर एक नजर डाली। मेरा पूरा शरीर अब सुडौल हो चुका है। मुझसे यह मत पूछो कि सिर्फ 2 हफ्तों में मेरा शरीर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। अब मेरे लिए सिर्फ मेरा वर्तमान शरीर ही मायने रखता है। मैंने अपना सारा मोटापा कम कर लिया और दुबला पतला एथलेटिक शरीर वाला बन गया। अपने सिक्स पैक को देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। हा। मेरी 2 सप्ताह की भीषण ट्रेनिंग का अंततः फल मिला। पहले तो मैं आलसी की तरह सिर्फ 3 घंटे ही अभ्यास करता था, लेकिन जल्द ही मैंने अपना नजरिया बदल लिया। उस शापित मंदिर में मेरे पास करने को और कुछ था ही नहीं, इसलिए मैं हर दिन पागलों की तरह अभ्यास करने लगा। मैं 7 घंटे सोता था और यह मेरे लिए काफी था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे ऐसा शरीर मिलेगा। सच कहूं तो मैं हमेशा से एक सुडौल शरीर पाना चाहती थी, लेकिन आलस की वजह से ऐसा नहीं कर पाई, पर इस बार मैंने सचमुच ऐसा कर दिखाया। लेस देन। ग्रेटर देन। क्लीना ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि वह मन ही मन दांत पीस रही होगी। तो उसके लिए अच्छा है। उस विकृत देवी ने हमेशा मेरे वजन को लेकर मेरा अपमान किया था, लेकिन फिर जब मैं नहा रही थी तो वह मुझे क्यों देख रही थी? दुर्भाग्य से हमारे समझौते के बाद से मुझे पता चल जाता था कि वह मुझे देख रही है या नहीं। अपने अद्भुत शरीर को साफ करने के बाद मैंने अपने गर्दन तक बढ़े हुए सफेद बालों को धोया। शहर वापस आने के बाद मुझे अपने बाल ठीक करने चाहिए। यह सोचते हुए मैंने पानी में अपनी परछाई देखी। अपनी तीखी विशेषताओं और एथलेटिक शरीर के साथ अब मैं दूसरे गेम में एडवर्ड फाल्क्रोन की तरह दिख रहा था। अब सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया था। जाविस, मेरी प्रोफाइल। मैंने शांत भाव से कहा, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं अपनी प्रगति देखने के लिए थोड़ा अधीर था। हाँ, पूर्ण विराम। समर्थन के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो मुझे उनका उत्तर देने में खुशी होगी, संकोच न करें। अगर आपको मेरी किताब पसंद आई है तो इसे अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें और पावर स्टोन्स के माध्यम से मेरा समर्थन करें। मेरी उपन्यास के बारे में अपनी राय समीक्षा लिखकर जरूर बताएं। मैं खेल का खलनायक हूँ। C14 2 सप्ताह की प्रगति। जाविस, मेरी प्रोफाइल। हाँ। जाविस ने सिर हिलाया और मेरे सामने नीली स्क्रीन दिखाई दी। एडवर्ड अमाइल फाल्क्रोन 16, तीसरा आरोहण, चाम 18, स्नेह अंक 0, फाल्करोना ब्लडलाइन प्रथम विंग, लानत है। जाविस, आखिर मेरा चाम 20 तक क्यों नहीं पहुंचा? मैंने गुस्से में आकर पूछा। निराशा दिल दहला देने वाली थी। जाविस ने मुझे बताया कि एक औसत इंसान का आकर्षण लगभग 20 के आसपास होता है, लेकिन इतनी ट्रेनिंग के बाद भी मेरा आकर्षण औसत से कम ही था। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। तुम इतने निराश क्यों हो? तुमने आखिरकार अपनी वंश परंपरा की पहली शाखा को जागृत कर दिया है। ग्रेटर दैन। मेरी प्रतिक्रिया देखकर क्लीना हैरान रह गई। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन मेरा आकर्षण औसत से नीचे है। मैंने अपने कंधे झुका लिए। क्या अकादमी में भी मुझे खेल की तरह ही गुंडों का निशाना बनना पड़ेगा? सच कहूं तो मुझे परवाह नहीं थी। नहीं, मुझे परवाह थी, लेकिन मैं जादू की अकादमी में बिना किसी परेशानी के एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी। खैर, मैं पहले गेम के सुखद अंत के लिए कहानी में दखल दूंगी, इसलिए मेरे लिए यह ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अकादमी में उत्पीड़न से बचना चाहती थी। मतलब वे मुझे तंग करेंगे और परिणामस्वरूप मैं उनसे यथासंभव निर्मम तरीके से बदला लूंगा और मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं खेल की शुरुआत में एडवर्ड की तरह कायरतापूर्वक भागने वाला बिल्कुल नहीं था। मैंने अपना सिर हिलाया। जो कुछ भी सबसे महत्वपूर्ण गुण किसी व्यक्ति की दिखावट नहीं बल्कि उसका हृदय होता है। हाँ, बस इतना ही। यह बिल्कुल वही है। मैंने खुद को इस बात का यकीन दिलाने के लिए इसे दोहराया। औसत से नीचे। ग्रेटर दैन। क्लीना ने कुछ बुदबुदाया और हालांकि मैं उसे देख नहीं पा रही थी, मुझे यकीन था कि वह मेरे शरीर को सिर से लेकर पैर तक स्कैन कर रही थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप नीचे हो टू। देवी क्लीना। जाविस, ग्रेटर दैन। कभी कभी अहंकारी होने से बेहतर विनम्रता होती है। जाविस के शब्दों के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। वह क्या था? कोई मशहूर कहावत या कुछ ऐसा ही? तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, है ना? मैं कब से घमंडी हो गया है? मैं समझ गया। नहीं जाविस, तुम बिल्कुल सही हो। वह पहले से ही ऐसा है, इसलिए अगर उसे पता चल जाए तो मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता। यह बहुत शर्मनाक होगा। ग्रेटर दैन। वे लोग किस बारे में बात कर रहे थे? और शर्मिंदगी। मैं कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं जाविस और क्लीना पर बुरा प्रभाव डाल रही हूँ। वे मुझसे शब्द सीख रहे हैं और उनका इस्तेमाल मेरे ही खिलाफ कर रहे हैं। अब वह दिन आ गया है जब आपको अपनी मनमानी छोड़कर सभ्यता की ओर लौटना होगा। मुझे एक ऐसे मनोरोगी की तरह मत समझो जिसने शापित मंदिर में रहने का विकल्प चुना। मेरे कुछ लक्ष्य थे और मैंने उन्हें हासिल किया। मैंने उंगलियां झटकी और बैंगनी आग की एक चिंगारी उठी और कंगन की तरह मेरी कलाई पर लिपट गई। इसने मेरी त्वचा को तो नहीं जलाया, लेकिन यह आसानी से किसी भी चीज को जला सकती थी। यकीन मानिए, मैंने इसे आजमाया था। मंदिर के ठीक बगल की जली हुई जमीन मेरी ही करतूत थी। वहां एक बड़ा पेड़ था, लेकिन मैंने गलती से उसे कुछ ही सेकंड में जला दिया। सौभाग्य से आसपास कोई नहीं था जिसने यह देखा हो। मैंने तुरंत अपना अभ्यास रद्द कर दिया क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा चेहरा पीला पड़ रहा है और मेरी ऊर्जा भी तेजी से कम हो रही है। वह बैंगनी आग मुझ पर बहुत बुरा असर डाल रही थी। मैंने हाल ही में इसका अभ्यास किया था और संयम से किया था ताकि मैं बेहोश न हो जाऊं। खेल में बैंगनी आग को रिंग्स ऑफ विसिंड्रा या एनाथेमस फायर कहा जाता था। यह एडवर्ड के तत्वों में से एक था। नहीं, यह वास्तव में कोई तत्व नहीं था। यह सिर्फ आग से कहीं अधिक जटिल था। वेसिंड्रा एक बागी ड्रैगन था जो कई सदियों पहले रहता था, जब ड्रैगन आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकते थे। जी हाँ, खेल में ड्रैगन मौजूद हैं। मतलब खेल का नाम ही राजकुमारी और ड्रैगन है, तो यह तो जाहिर सी बात थी। ड्रैगनों की मौजूदगी उन अनगिनत कारणों में से एक है जिनकी वजह से यह दुनिया वैसे भी खतरनाक है। जैसा कि मैंने बताया, वेसिंड्रा एक बागी ड्रैगन था जिसने खेल की कहानी के अनुसार स्वर्गीय नियमों का उल्लंघन किया और मनुष्यों और ड्रैगनों दोनों को बेरहमी से मार डाला। मनुष्यों और उसी जाति के उसके साथियों ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन बैंगनी रंग की आग की अपनी अनूठी सांस के कारण वह सदियों तक रुका रहा। इसे अनाथामस अग्नि यूं ही नहीं कहा जाता था। वेसिंद्र ने अपनी आग से अनगिनत शहरों और लोगों को जिंदा जला दिया था। 100 साल बाद एक हीरो ने उसे मार डाला और शांति लौटाई, ऐसा हर कोई सोचेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हीरो ने अपने साथियों के ड्रैगनों के साथ विश्वासघात किया जिनसे उसने लड़ाई की थी और नरसंहार शुरू कर दिया।
उसने सिर्फ अंडे और बच्चों को छोड़ने की मांग की, जो कुछ नहीं कर सकते थे। इंसानों को कम नहीं आंकना चाहिए। वे ड्रैगनों को मारने का तरीका बखूबी जानते थे और हीरो, हालांकि वह एक दुष्ट था, बेहद ताकतवर था। मैं बिना झिझक के कह सकता हूं कि उसे ड्रैगन स्लेयर कहा जाता था। मुझे शर्म आ रही है। कुछ अजगर भाग गए, लेकिन उनमें से अधिकतर या तो मारे गए या पकड़े गए। तो उस व्यक्ति को नायक घोषित किया गया और उसने मारे गए अजगरों के अवशेषों और क्षेत्र पर अपना साम्राज्य, रेडोरा साम्राज्य स्थापित किया। खैर, किसी कारणवश एडवर्ड को उस संकी ड्रैगन की आग विरासत में मिली। खेल में उसने केवल उस दुष्ट देवता की मदद से वैसेंद्रा की अग्नि को जागृत किया, जिसके साथ उसने समझौता किया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मुझे उस दुष्ट देवता की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या यह क्लीना की उपस्थिति के कारण था? नहीं, वह मुझे अपनी एक भी क्षमता नहीं सिखा सकती, वह बिल्कुल बेकार है। अरे, नीचे देखो, शायद कुछ बदल गया हो। ग्रेटर दैन, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्लीना की बेकार की उत्तेजना पर सिर हिलाते हुए मैंने स्क्रीन की ओर देखा। वैसेंद्र की शपथ। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक एक हफ्ते पहले की तरह शेष 2 स्लॉट इसी तरह प्रदर्शित किए गए थे। संभवतः एडवर्ड की अन्य क्षमताएं। खेल खेलने के बावजूद मैं अंदाजा भी नहीं लगा पाई, क्योंकि खेल में एडवर्ड में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। एफेरा ही एकमात्र ऐसी थी जिसने उसके बारे में जानकारी पड़ी थी। क्या यही कर्म का फल है? मुझे उस आदमी के शरीर में भेज दिया गया जिस पर मैं हर बार गेम खेलते समय थूकता था। कुछ भी नया मत देखो। मैंने आह भरी और झील से बाहर निकल गया। फिर मैंने एक फटी हुई काली कमीज और फटी हुई काली पैंट पहनी। आप पूछेंगे कि मैंने उन्हें कहां से पाया? काली पैंट वही थी जो मैंने 1 महीने पहले यहां आने पर पहनी थी और काली कमीज मुझे मेज के पास मिले एक शव से मिली थी। वहां कुछ और शब्द भी थे जिन पर कपड़े थे, जो मेरे लिए काफी सुविधाजनक थे। बस मुझे उन्हें पहनने से पहले सैकड़ों बार धोना पड़ा। पफ ग्रेटर दैन उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह लड़की, इसमें इतनी हंसी की क्या बात है, निकम्मी देवी। पफ हा ग्रेटर दैन, वह हंसती रही। हालांकि मैंने पूछा, लेकिन मुझे उसकी हंसी का कारण पता था। मेरा मतलब है, तुम सच में भिखारी जैसे दिखते हो। हा ग्रेटर दैन उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, बिल्कुल, उन फटे कपड़ों में मैं भिखारी जैसा दिख रहा था। कम से कम मैं बेरोजगार और बेकार देवी जैसी तो नहीं दिखती। अरे, मैं दुनिया को पलट देने वाली खूबसूरत हूँ। वह अचानक बोलना बंद कर दी, मानो उसकी फोन कॉल बीच में ही कट गई हो। वह मूर्ख, मेरे माथे की एक नस उभर आई। क्लीना ने मुझे अपनी शक्ति न देने का एक कारण यह था कि मेरे द्वारा उसे मुक्त करने के बाद वह बेहद कमजोर हो गई थी। इतनी कमजोर कि वह मुझसे 1 घंटे से ज्यादा बात भी नहीं कर सकती थी। यह सब उस बेवकूफ की वजह से हुआ जिसने पूरी सुबह बेवजह बकवास की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विश्व को झकझोर देने वाली सुंदरता, वह कहने ही वाली थी। मैंने अपनी मूर्खता पर अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। मुझे उसे वह वाक्य नहीं सिखाना चाहिए था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे उसे यह समझाना ही था कि वह चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, वह खुद की तुलना एफेरा से नहीं कर सकती। जो कुछ भी, आखिरकार कुछ शांतिपूर्ण समय मिला। ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि आपको वापस सभ्यता में लौटना होगा। तुम भी शुरू मत करो, जाविस। मैं दशकों से जंगल में नहीं रहा हूं। मैंने थूका और खुद को पूरी तरह से ढकने के लिए कुछ काले कपड़े चुनने लगा। चूंकि मैं फाल्क्रोना की राजधानी जा रहा था, इसलिए मुझे चुप कर रहना पड़ा। वजन कम होने के बावजूद भी लोग मुझे पहचान सकते थे। पूरे 1 घंटे बाद मैं आखिरकार 2-3 घंटे चलने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपने सारे बचे हुए कपड़े वहीं छोड़ दिए और कुछ भी नहीं लिया। जब मैं हवेली वापस आऊंगा तो चाची बैले के सामने मासूम भतीजे का नाटक करते हुए मुझे आसानी से कपड़े और पैसे मिल जाएंगे। तुम उसके लायक नहीं हो, चुप रहो। मैं अब भी आभारी हूँ, ठीक है। बैले शायद इस दुनिया में पहली ऐसी इंसान थी जिसे मैंने, नायर ने, पसंद किया। 17 साल की उम्र में अपने माता पिता को खोने के कारण मैं पारिवारिक प्रेम का मतलब ही भूल गया था। जब मुझे याद आया कि उसने मुझे कैसे डांटा था, तो मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे आखिरी बार इस तरह से डांटने वाली एफेरा थी और उससे पहले मेरे माता पिता थे। मुझे उनकी बहुत याद आती है। अगर एफेरा को वापस लाने का कोई तरीका होता तो मैं परिणामों की परवाह किए बिना ऐसा करता। मेरी गलतियों और लापरवाही की वजह से उसकी जान गई। एमरिक उसकी मौत के लिए खुद को दोषी मान रहा था, लेकिन मेरे लिए यह मेरी गलती थी। अगर मैंने उस आदमी को तब मार दिया होता तो वह ऐसा नहीं करता। मुझे जेल हो सकती थी, पर किसे परवाह है। तो उस जैसे आदमी को मरना ही चाहिए था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हो सकता है टोक्यो के उस आदमी का मुझे वहां भेजने का कोई मकसद रहा हो, लेकिन मैं उसे बिना कुछ हासिल किए मेरा इस्तेमाल नहीं करने देने वाला था। एफेरा के बारे में सिर्फ एक सुराग ही काफी था, बाकी का काम मैं कर दूंगा। चलो वापस चलते हैं। पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम। हेलो दोस्तों, आशा है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अंत में थोड़ा गंभीर मोड़ आ गया, लेकिन ऐसा होना जरूरी था। खैर, मैं आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी किताब की समीक्षा करें और मेरे उपन्यास के बारे में अपने विचार बताएं। मुझे लगता है कि मैं भी अच्छा कर रहा हूं, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए मुझे और समीक्षाएं चाहिए। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खेल का खलनायक हूं। C15 उपहार खरीदने के लिए पैसे चाहिए। लानत है, आपकी भाषा, क्या तुम मेरी माँ हो? चुप रहो। मैंने जाविस को जवाब दिया और चुपके से अपने चेहरे से पसीना पोंछा। आखिर मुझे अपना चेहरा छुपाना ही था। 3 घंटे पैदल चलने के बाद मैं फाल्क्रोना रियासत की राजधानी पहुंचा और मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की थी। प्रस्थान के दिन के चुनाव में जाविस पर भरोसा। मैंने उससे कहा था कि वह एक अच्छा दिन चुने, लेकिन न तो बहुत गर्म हो और न ही बहुत ठंडा, क्योंकि मुझे घंटों पैदल चलना था, लेकिन उस आदमी ने मुझे सबसे खराब दिन दे दिया। आकाश में सूरज तेज चमक रहा था और आसमान में एक भी बादल नहीं था। केवल भगवान ही जान सकते हैं कि मैं अपने चेहरे से उस कामचलाऊ काले मुखौटे को उतार फेंकने के लिए कितना बेताब था। शायद नहीं। क्लीना से जान पहचान होने के बाद से ही देवताओं के बारे में मेरी धारणा खराब हो गई है, इसलिए शायद उन्हें इस बारे में पता न हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, जाविस। मेरा गला सूख गया था, इसलिए मैंने दबी हुई आवाज में कुछ बुदबुदाया। तुमने यही मनहूस दिन क्यों चुना? मैं किसी तरह बच तो गया, लेकिन मेरे सारे कपड़े पसीने से भीग गए थे। सौभाग्य से कोई भी महिला मेरे पास नहीं आई, बल्कि कोई भी मेरे पास नहीं आया, बिल्कुल नहीं। काले कपड़ों में लिपटा और डरावना मुखौटा लगाए एक अजीब सा आदमी चिलचिलाती धूप में सड़कों पर घूम रहा था। यह मेरी गलती है। मैंने ये कपड़े खुद चुने थे क्योंकि मुझे लगा कि इस दुनिया में ऐसा करना सामान्य बात है। मतलब, क्या लोग किसी काल्पनिक दुनिया में उस तरह की राजधानी में अपनी पहचान नहीं छिपाएंगे? इसके अलावा वहाँ एक गिल्ड और कालकोठरी भी थी। मुझे यकीन था कि वहाँ नकाबपोश या इसी तरह के कुछ कपड़े पहने हुए साहसी लोग होंगे, लेकिन मुझे अपने आसपास की वास्तविकता का सामना करना पड़ा। वे चमड़े के कवच पहने हुए लोग थे जो साहसी लग रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे जैसा कुछ छिपा नहीं रहा था। तगड़े पुरुष अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन कर रहे थे और महिलाएं अपने सुडौल शरीर का। फिर कुछ कुलीन लोग थे जो सूट या पोशाक पहने हुए थे। हालांकि यह आधुनिक कपड़ों से सुसज्जित एक भविष्यवादी परिवेश था, फिर भी कुलीन वर्ग अपने पारंपरिक सुरुचिपूर्ण परिधान और कुर्ते को धारण करना पसंद करता था। अधिकतर माता पिता की पीढ़ी ऐसे कपड़े पहनती थी, जबकि युवा पीढ़ी पृथ्वी की तरह आधुनिक कपड़े पहनती थी। कपड़ों को लेकर कोई नियम नहीं था, लेकिन सिर्फ एक अपवाद था। यह उच्च पदस्थ रईसों के आलीशान घरों और सेलेस्टा साम्राज्य के शाही महल के अंदर था। उच्च पदस्थ रईसों के आलीशान घरों में आप आधुनिक कपड़े पहन सकते थे, लेकिन घर के अंदर मौजूद हर कोई, यहाँ तक कि नौकरानियां और बटलर भी, इसे बहुत बुरा मानते थे। उस समय राजमहल के अंदर आधुनिक या अनौपचारिक कपड़े पहनना मना था। आपको सूट, ड्रेस, ट्यूनिक या औपचारिक शर्ट ही पहननी होती थी। इसके अलावा कुछ नहीं।
खैर, धरती पर रहते हुए मैंने जो कुछ किताबें और जापानी उपन्यास पढ़े थे, उनसे मैं इतना प्रभावित हो गया था कि अब मैं सबको डरा रहा था। सौभाग्यवश लोग मुझसे बच रहे थे और बस एक दो बार मुझे देख रहे थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अगली बार मुझे एक दिन तय करना होगा, मैं इसे खुद करूंगा। मैंने मन ही मन नाक सिकोड़ी और साथ ही यह सुनिश्चित किया कि जाविस को मेरे विचार समझ आ जाएं। मैंने तुम्हारे लिए सबसे अनुकूल दिन चुना है। ऐसा कैसे? मुझे उसके व्यंग्यात्मक शब्दों पर उसे एक घूंसा मारने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया और उसके जवाब का इंतजार किया। आज बेले फाल्क्रोन का जन्मदिन है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैं उसकी बातों पर स्तब्ध रह गया और चलना बंद कर दिया। क्या? एडवर्ड की चाची का जन्मदिन? मेरी चाची का? क्या आप गंभीर हैं? मैंने फिर पूछा। मुझे पूरा यकीन है, मेरे पास डेटा में यह जानकारी मौजूद है। तुम्हारे डेटा में ऐसी जानकारी क्यों है? क्या वह कमीना कोई व्यभिचारी है जो काल्पनिक महिलाओं के पीछे भागता रहता है? मैं अवाक रह गया। जब मैंने उसे जापान में देखा तो वह पेशेवर लग रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि यह मेरे डेटा में है इसलिए यह महत्वपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हारी योजना क्या है? बेले के जन्मदिन वाले दिन ही क्यों? मैंने विषय बदल दिया और फिर से चलना शुरू कर दिया। बातचीत बहुत भटक रही थी। उसने खास तौर पर वही दिन क्यों चुना? इसका कोई कारण जरूर होगा। 1 महीने बाद तुम अपनी चाची से मिलोगी। तुमने उन्हें बिना बताए हवेली छोड़ दी थी और तुम ऐसे वापस आओगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं उसकी बात समझ गया। क्या वह मुझे कसकर गले नहीं लगाएगी? उसे यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं ठीक हूँ। मेरा मतलब है, किसी भी स्नेहशील चाची की तरह। 1 महीने पहले उन्होंने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया था, उसके बाद मुझे यही विश्वास हो गया था। वह तुम्हें गले लगाएगी, लेकिन तुम्हारा शरीर किस हालत में होगा? यही सवाल है। वो लड़का, वह रोबोट के रूप में वाकई काफी विकसित हो गया है। क्या मैं खुश था? बिल्कुल नहीं। मुझे पहले से ही काफी सिरदर्द था, इसलिए मैं शोरगुल भरे क्लीना से निपटने के लिए और भी परेशान था। लेकिन वह सही था। अब जब उसने यह कह दिया, तो मैं सचमुच कल्पना कर सकता था कि बेले मेरे घायल शरीर को गले लगाने के लिए मेरी पिटाई कर देगी। तब उसे शांत करने के लिए जन्मदिन का उपहार। अच्छा ऐसा है। जी हाँ, शायद मुझे इस तरह से माफ कर दिया जाए। जाविस नाम का यह धोखेबाज बेवकूफ नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे डेटा से पैसे कमाने के कई तरीके हैं। मैं एक दिन उसका डेटा देखना चाहता हूँ। यह सोने की खान हो सकती है। लूटपाट करने के बारे में क्या ख्याल है? मैंने चुपके से अपने चारों ओर संभावित शिकार की तलाश में नजर घुमाई। वह मुझसे कमजोर और घटिया स्वभाव का आदमी ही होना चाहिए था। इतना कहना ही काफी है कि इस दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। यकीन मानिए, मैंने ये खेल खेला है। राजकुमारी का बेटा अपनी ही राजधानी में लूटपाट कर रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अगर आप इतने सुरक्षित स्थान पर पकड़े जाते हैं जिसकी अत्यधिक संभावना है, तो आपके लिए परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो फिर कैसे? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं समझ गया था कि वह क्या चाहते थे और उन्होंने इसे सरल शब्दों में बताया था। मैंने अपनी निगाहें ऊपर उठाई और एक विशाल इमारत को देखा। यह एक ईडन गिल्ड था। मुझे पैसे कमाने के लिए एनिग्मा डंजन जाने में बहुत आलस आ रहा था, लेकिन इसे अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, तो चलिए चलते हैं। खट। मैंने गिल्ड का वह भारी भरकम दरवाजा खोला जिसका कोई उपयोग नहीं था। और जाहिर सी बात है, मेरे काले कपड़ों और अजीब से मुखौटे की वजह से ही सबकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। कैसे कहूं, उस बदसूरत मुखौटे को बनाने में मुझे 3 दिन लग गए। क्लीना ने उससे कहा कि यह एक स्टाइलिश मास्क है, लेकिन मुझे यह समझ जाना चाहिए था कि वह सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने ये सब तब सोचा जब मैंने अपने आसपास हंसी और उपहास की आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने तो बिना छुपे सीधे मेरे मास्क की ओर इशारा भी किया। मैंने एक कतार ली और अपना पंजीकरण कराने के लिए इंतजार करने लगा। चूंकि एडवर्ड ने अपने शहर के एनिग्मा डंजन में कभी अपना पंजीकरण नहीं कराया था, इसलिए मैं पहली बार ऐसा कर सका। अरे देखो भव्य, मुझे लगता है कि मैं प्यार में हूँ। जब मैं शांति से लाइन में इंतजार कर रहा था, तभी मुझे अपने पास कुछ हलचल सुनाई दी। मेरे बगल में भीड़ जमा हो गई। वे कुछ लोगों को घेरे हुए थे जो अभी अभी अंदर आए थे। भीड़ में छिपे होने के कारण मैं उन्हें देख नहीं सका, लेकिन वे निश्चित रूप से उच्च पदस्थ रईस होंगे। इन्हें देखो, ये अपना स्थान छोड़कर रईसों के पास जा रहे हैं। शायद मुझे अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए था। दुर्भाग्यवश अब बहुत देर हो चुकी है। आप केवल अपनी पिछली गलतियों पर पछतावा कर सकते हैं। हो सकता है, लेकिन क्या तुम कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं हो? उसने मुझे थप्पड़ मारा था, तुम्हें पता है, मैं गुस्से में थी। 5 मिनट बाद मैंने आखिरकार अपना पंजीकरण पूरा कर लिया। सच कहूं तो जब उसने मुझसे मास्क हटाने को कहा तो मुझे थोड़ा पसीना आ गया। तुम इससे बेहतर बहाना ढूंढ सकते थे। मुझे पूरा यकीन है कि उसने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरे पास मौजूद सबूतों के आधार पर अपने डेटा का इस्तेमाल ऐसी बेकार चीजों के लिए मत करो। मुझे भी इस बात का पूरा यकीन है, तो चुप रहो प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मना करूं, इसलिए मैंने बस इतना कह दिया कि मैं बीमार हूं। लानत है, मैं खुद भी उसकी जगह होने पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। कितना घटिया बहाना है। मैंने उस स्मृति को अपने दिमाग से मिटाने की कोशिश करते हुए एनिग्मा डंजन में प्रवेश किया। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट विस्मयादिबोधक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गिल का दृश्य अध्याय 11 के दृश्य के समान है क्योंकि हम वर्तमान में वापस आ गए हैं। पूर्ण विराम। समर्थन के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न है तो मुझे उनका उत्तर देने में खुशी होगी, संकोच न करें। अगर आपको मेरी किताब पसंद आई है तो इसे अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें और पॉवर स्टोन्स के माध्यम से मेरा समर्थन करें। मेरी उपन्यास के बारे में अपनी राय समीक्षा लिखकर जरूर बताएं। मैं खेल का खलनायक हूँ। C16 माना बीस्ट और एनिग्मा बीस्ट। एनिग्मा डंजन। मैंने खेल में जो सुना उसके अनुसार वे हजारों साल पहले देवताओं द्वारा छोड़े गए अवशेष थे। अंदर आपको सोना, हथियार, कलाकृतियां और ढेर सारे खजाने मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी कालकोठरी की तरह राक्षस या माना बीस्ट वहां मौजूद थे मानो खजानों की रखवाली कर रहे हों। लेकिन नहीं, क्योंकि माना बीस्ट कालकोठरियों के बाहर जंगलों या प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी मौजूद होते हैं। माना बीस्ट 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जीव और संकरित जीव। ये प्राकृतिक जीव पृथ्वी पर पाए जाने वाले सामान्य जीवों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें विशेष शक्ति होती है। ये अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और खतरा महसूस होने पर हमला कर देते हैं। इन्हें मारना सबसे आसान होता है, लेकिन कुछ तो बेहद खतरनाक भी होते हैं। ये संकर जीव प्राकृतिक जीवों से कहीं अधिक खतरनाक होते हैं। यदि वे किसी मनुष्य को देख लें तो उसके इरादे चाहे जो भी हों, वे उस पर हमला करने में संकोच नहीं करेंगे। इन्हें संकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मूलतः प्राकृतिक जीव ही होते हैं, लेकिन अधिक शक्तिशाली और दिखने में कुछ ही अंतर होते हैं। लेकिन यह अंत नहीं है। माना बीस्ट इस दुनिया में राक्षसों की एक श्रेणी है, जबकि प्राकृतिक बीस्ट और हाइब्रिड बीस्ट उपश्रेणियां हैं। सच तो यह है कि इस दुनिया में जानवरों की एक और श्रेणी भी मौजूद है। इन्हें एनिग्मा बीस्ट कहा जाता है। इसी प्रकार इन्हें 2 उपश्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक जीव और संकरित जीव। लेकिन समानताएं यहीं खत्म हो जाती हैं। शक्ति और खतरे का पैमाना पूरी तरह से अलग है। एनिग्मा बीस्ट सचमुच चलते फिरते आपदाएं हैं। वे बिना किसी मदद के अकेले ही एक कस्बे को तबाह कर सकते हैं। और हाँ, वे एनिग्मा डंगोन में बाहर की तुलना में उतनी ही अधिक संख्या में मौजूद हैं। हाइब्रिड एनिग्मा बीस्ट अपनी हिंसक प्रवृत्ति के कारण दुनिया के सबसे खतरनाक जीव हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नेचुरल एनिग्मा बीस्ट कम खतरनाक थे। सौभाग्यवश एनिग्मा बीस्ट बहुत कम दिखाई देते हैं। मुझे पता है, मैंने शायद अभी एक चेतावनी जारी कर दी है। खैर, चूंकि मैंने खेल की कहानी में दखल देने का फैसला किया है, इसलिए शायद मेरी मुलाकात किसी से हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, नायक तो वही था। मुझे बस उसके पीछे पीछे चलना था। मुद्दे पर वापस आते हैं। सभी माना बीस्ट को डोरियन डेंजर स्केल के अनुसार रैंक किया गया है। कमजोर जीव 1 श्रेणी के जीव होते हैं और शक्तिशाली जीव 9 श्रेणी के जीव होते हैं।
इन्हें 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। 1 से 3 आतंकवादी जानवर, 4 से 6 आपदा जानवर, 7 से 9 कैश बीस्ट। जहां तक एनिग्मा बीस्ट की बात है, उनके खतरे के कारण खतरे का पैमाना कुछ और ही है। इसके बावजूद केवल सम्राट जो सबसे शक्तिशाली प्राणी है, एनिग्मा बीस्ट और अराजकता श्रेणी के जानवरों का मुकाबला कर सकते हैं। फाल्क्रोना डची के एनिग्मा डंजन में 88 मंजिलें थीं और सबसे निचली मंजिलों में उतरने वाले लोगों ने इसमें कैश जानवर की उपस्थिति की पुष्टि की है। ऐसा कोई निश्चित पैटर्न नहीं था, मानो ऊंची नजर वाले जीव केवल निचली मंजिलों पर ही पाए जाते हों। वास्तव में वे ऊपरी मंजिलों पर भी मिल सकते थे, लेकिन यह बेहद दुर्लभ बल्कि असंभव था। मंजिल जितनी नीची होती, ऊंची नजर वाले जीवों से मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती। अंत में सबसे अधिक संख्या में आतंकवादी जीव ही पाए गए। मुझे उस सारी बेकार की जानकारी को याद करने के लिए अपना दिमाग खपाना पड़ा। हाँ, क्योंकि जब मैं सिर्फ खेल रहा था तब यह बात ज्यादा मायने नहीं रखती थी, लेकिन अभी यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। और भी ज्यादा तब जब यह पहली बार होने वाला था, जब मैं अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ने जा रहा था। मैंने 1 महीने तक थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की, लेकिन मुझे लड़ाई का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। आमतौर पर नए लोग पहली बार काम करने के लिए अनुभवी लोगों को ही नियुक्त करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं था कि मुझे इस बात पर गर्व था, नहीं, बात बस इतनी सी थी कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। वैसे इस दुनिया में मुद्रा ईडन थी। यह पूरी दुनिया के लिए एक पवित्र शब्द था। मैं थक गया हूं और मुझे वह याद करना है जो मैं भूल गया हूं, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। शायद बाद में। ईडन के बारे में जानने लायक एकमात्र बात यह है कि इसका मूल्य अमेरिका में $1 के बराबर है। उदाहरण के लिए मांस की वह मनमोहक खुशबू मेरे ठीक बगल वाले एक अच्छे रेस्तरां से आ रही है। धोखे में मत पड़िए, सिर्फ खुशबू ही मनमोहक है। कीमत की बात करें तो वह तो बिल्कुल ही अलग है। वे लोग टैकोस जैसी कोई चीज बेच रहे थे और अंदाजा लगाए उसकी कीमत क्या थी। 20 संस्करण। हाँ, पूरे $20, यानी एक टैको के लिए $20। आप कह सकते हैं कि यह सामान्य बात थी क्योंकि मैं सबसे लोकप्रिय कालकोठरियों में से एक के तल शून्य पर था, लेकिन फाल्क्रोना हाउस की इस राजधानी में यह एक सस्ती कीमत थी। जब मैं उस हवेली में था तब मुझे उनकी अमीरी का ठीक से अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था और मुझे इसका कारण भी समझ आ गया था। सौभाग्य से क्लीना की वजह से मैं भूखा नहीं रहा। उसने मुझे बिना कुछ खाए स्वस्थ रखा, लेकिन अब से मुझे क्लीना से ऊर्जा लेना बंद करना होगा। पहला कारण यह है कि उसने मुझे बताया कि कृत्रिम भोजन पर निर्भर रहना मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और दूसरा कारण यह है कि मेरी वजह से क्लीना जल्दी थक जाती थी। वह अपनी थोड़ी सी ऊर्जा मेरे लिए इस्तेमाल कर रही थी और मुझे इस बात का बुरा लग रहा था। बेशक मैं यह बात उसे कभी नहीं कहूंगा। फर्श बहुत विशाल था। मैं कुछ कवच खरीदना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और बेचने के लिए भी कुछ नहीं था। नहीं, मेरे पास चीजें थीं, लेकिन मैं उन्हें अपने पास ही रखना चाहता था। मुझे लगता है कि यह वहां है। मैं चलता रहा और जल्द ही मुझे वह मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। वहां एक बड़ा तंबू जैसा ढांचा था। सैकड़ों लोग कतार में खड़े थे। वहां एनिग्मा डंजन के कर्मचारी इस एनिग्मा डंजन नामक उपकरण वितरित कर रहे थे, जिसे एनिग्मा स्कैनर भी कहा जाता था। यह एक छोटा सा फोन जैसा स्कैनर था जो हमें किसी जानवर की ताकत को स्कैन करने में मदद करता था। जानवर का डेटा स्पष्ट रूप से सदियों पहले से डेल्वर्स खोजकर्ताओं से प्राप्त हो रहा था। आप स्कैनर को किसी दुकान से भी खरीद सकते थे, लेकिन वह बहुत महंगा था। सच कहूं तो मैं अपने स्टेटस से उसे आसानी से खरीद सकता था, लेकिन मैंने अपना स्टेटस 1 महीने पहले ही छोड़ दिया। जो कुछ भी, शुक्र है कर्मचारियों ने हमें यात्रा के दौरान स्कैनर उधार दे दिया। कम से कम उन्होंने आम लोगों के बारे में थोड़ा तो सोचा, जो इतनी महंगी चीज कभी खरीद ही नहीं सकते। खैर, अगर आम लोग गायब हो गए तो वे अपने ज्यादातर ग्राहक खो देंगे, यानी कमाई का जरिया। हाँ, आखिरकार सब कुछ व्यापार के लिए ही होता है। दुनिया ऐसे ही चलती है, चाहे धरती पर हो या इस दुनिया में। मैंने कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और स्कैनर ले लिया। यह हल्का था और इसके पीछे हुक जैसी कोई चीज थी, इसलिए मैंने इसे अपनी जेब में टांग लिया। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अब मैं तैयार था। लगभग 50 रास्तों में से मैंने एक यादृच्छिक रास्ता चुन लिया। फिर भी क्या मैं अकेला ही इस खोज में लगा हुआ था? मेरे आसपास जितने भी लोग मुझे दिखाई दे रहे थे, वे सभी समूहों में थे, और मुझे अब भी उत्सुक निगाहों का सामना करना पड़ रहा था। जाविस, क्या आपको लगता है कि मुझे स्किन मास्क या कुछ ऐसा मिल सकता है? नहीं, हाँ, यह सच होने के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या मुझे अपनी पहचान छिपाने के लिए जीवन भर वह मुखौटा पहनना ही पड़ेगा? कुछ ऐसे मौके भी आएंगे जब मुझे एडवर्ड फाल्क्रोन के रूप में नहीं, बल्कि किसी अनजान व्यक्ति के रूप में अभिनय करना होगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन था। ऐसे में मुझे एक बेहतर मुखौटा ढूंढना होगा जो कम दयनीय और अधिक आरामदायक हो। मैंने अपनी छोटी तलवार के काले हैंडल को कसकर पकड़ा और अपने सामने खड़े उस जानवर को घूरकर देखा। टिल 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 टिल। जंगली खरगोश। रैंक। प्राकृतिक माना जानवर। कमजोर बिंदु, गर्दन के नीचे की त्वचा, पैर। टिल 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 टिल। स्कैनर ने मुझे खरगोश के बारे में जानकारी दी और मैंने राहत की सांस ली। यह सिर्फ एक स्टार मॉन्स्टर था, इसलिए यह सबसे कमजोर टेरर बीस्ट्स में से एक था। खैर, मैं तो अभी पहली मंजिल पर ही था, इसलिए यह तो स्पष्ट होना ही चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर मेरी किस्मत खराब रही तो मुझे खतरनाक राक्षसों का सामना करना पड़ सकता था। आखिर एनिग्मा डंजन में कुछ भी असंभव नहीं था। अब मैं इसे कैसे मारूंगा? मैंने अपनी छोटी तलवार पर एक नजर डाली। चांदी का वह ब्लेड 50 सेंटीमीटर लंबा था और इतना तेज था कि वह मेरी बांह को काट सकता था और उस जंगली खरगोश को भी आसानी से काट सकता था। यह वह हथियार था जो मुझे मेरे भीषण कष्टों के दौरान प्राप्त उपाधि से मिला था। आपको पता है, जब मैं रिंग रहा था और मर रहा था, तब मुझे उपचार औषधि के बजाय कौन सा हथियार मिला था? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आइए उस क्षण को भूलकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। मैंने खरगोश को गुस्से से घूरते हुए पसीना बहाया। प्रचारित सामग्री। यह प्रशंसकों के सट्टेबाजी के तरीके को बदल रहा है। जानिए यह इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है? अधिक 495, 124, 165। अगर सोने से पहले 1 किलो वजन तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। अधिक 592, 148, 197। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी? अधिक 367, 92, 122। भूरे खरगोश ने चींची की और मेरी तरफ देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लानत है। खरगोश की मासूम प्रतिक्रिया देखकर मुझे बुरा लगा। अगर आप इस बात को लेकर जरा भी हिचकिचाते हैं तो आप खेल की कहानी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जाविस ने कहा, मुझे पता है, धिक्कार है। बात बस इतनी सी है, मैंने अपने पिछले जन्म में कभी किसी को नहीं मारा, चाहे जानवर हो या इंसान। लेकिन मुझे इसकी आदत डालनी होगी। मैच की तस्वीरें मेरे दिमाग में कौंध गईं। युद्ध, रक्तपात, अनगिनत लाशें। मैंने खेल में ऐसी क्रूरता और भयावहता देखी कि मैं इस दुनिया में आनंद नहीं ले सका। मैंने मन को दृढ़ करते हुए धीरे धीरे खरगोश की ओर कदम बढ़ाया। खरगोश शांति से अपने शरीर को चाट रहा था। मुझे तो जानवरों से कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी मुझे वो हरकत प्यारी लगी। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। हाँ, इतना ही, थोड़ा थोड़ा करके। दरार, धतेरे की। मैं एक टहनी पर चढ़ गया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। खरगोश मुड़ा और उसने मुझे अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाले हुए देखा। वह तुरंत भागने के लिए मुड़ गया, लेकिन मैं उसे भागने नहीं देने वाला था। स्पुर्जे। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। खरगोश की चीख के बाद ताजा खून मेरे मास्क और काले कपड़ों पर छिटक गया। आहा, उसे देखो, वह डर से जम गया। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी किताब पसंद आई है तो इसे अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें और पावर स्टोन्स के माध्यम से मेरा समर्थन करें। मेरी उपन्यास के बारे में अपनी राय समीक्षा लिखकर जरूर बताएं। मैं खेल का खलनायक हूँ। C17 नूब मास्टर। आहा।
उसे देखो। वह डर से जम गया। तो उस कुतिया की चिड़चिड़ी हंसी गुफा में गूंज उठी। बट मेरे कपड़ों से खून की बूंदें टपक रही थीं। इससे मुझे बहुत डर लग गया। मतलब मैं खरगोश पर हमला करने ही वाला था कि अचानक खून मुझ पर छिटक गया। यह तो एकदम चीखने जैसा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कमीनी औरतें मुझ जैसे नौसिखिए पर मजे कर रही थीं और मुझे 4 खोजकर्ताओं का एक समूह दिखाई दिया। 3 पुरुष और 1 महिला। उन्होंने हल्का कवच पहन रखा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान भी थी। वे स्पष्ट रूप से मेरा मजाक उड़ा रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे मन में केवल एक ही विचार आया। घटिया दर्जे के खलनायक। जाविस के सटीक जवाब पर मैंने मास्क के नीचे मुस्कुरा दिया। जाविस, तुमने कमाल कर दिया। मेरे पास एक अच्छे शिक्षक हैं। हाँ। मैं वास्तव में उन्हें भ्रष्ट कर रहा था, लेकिन चूंकि मैं ऐसे शब्द गढ़ने वाले लोगों द्वारा भ्रष्ट किया गया था, इसलिए मैं निर्दोष था। जो कुछ भी, मेरे पास उन मस्खरों के साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। मैं मुड़कर आगे चल दिया। फिर भी वह आदमी उस खरगोश को शांतिपूर्ण मौत दे सकता था। मैंने सोचा, जब मैंने खरगोश के शरीर को 2 टुकड़ों में कटा हुआ देखा, जिससे हरी घास लाल हो गई थी। मुझसे यह मत पूछो कि गुफा के अंदर हरी घास क्यों थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। अरे रुको। बंदर की तरह हंसने वाले उस आदमी ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन मैंने उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया और चलना जारी रखा। आप बहरे हैं। उसके एक साथी ने चिल्लाकर मेरा रास्ता रोक दिया। अगर वह दुबला पतला आदमी मेरे मास्क के आर पार देख पाता तो उसे अपनी ओर तिरस्कार भरी निगाहें दिखाई देती। क्या इन लोगों के पास वाकई करने के लिए और कुछ नहीं है? यह इतना घिसा पिटा है कि मुझे शर्म आ रही है, या शायद नहीं। हो सकता है कि पृथ्वी पर भी उनके जैसे लोग मौजूद हों। मैं व्यस्त हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने उससे आगे निकलने से पहले लापरवाही से कहा। अगर मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता तो मैं उस लड़की समेत उन सबको जमकर पीटता, लेकिन मैंने इससे पहले कभी इतने अनुभवी लोगों से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए सावधानी बरतना ही बेहतर था। रुको, तुम्हारे पास तो वाकई अनोखी तलवार है। इस बार उनका तथाकथित नेता आया। उसने मेरी छोटी तलवार को ऐसे घूरा मानो वह कोई खूबसूरत स्त्री हो। उसने अपनी बाह मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट ली और मुस्कुराया। आज हमारी पार्टी में शामिल होना कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हम आपको डेल्वर के तौर तरीके सिखा सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? मैंने उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। मुझे यह समझने के लिए आइंस्टीन होने की जरूरत नहीं थी कि ये लोग मुझे किसी भी हालत में अच्छे सीनियर की तरह कुछ नहीं सिखा सकते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सद्भावना को ठुकराने की? कैसी सद्भावना? हाँ, मैंने सिर हिलाया। मैं हिम्मत करता हूँ। फिर तुम क्या करोगे? मैंने उसके कान के पास फुसफुसाया। घटिया कुतिया, ऐसा मत कहो। हाँ, मुझे वह शब्द बहुत पसंद है। जब मैं इसका इस्तेमाल किसी कमीने के खिलाफ करता हूँ तो अच्छा और रोमांचकारी महसूस होता है। तुम। उस हटे-कट्टे नेता ने अचानक गुस्से में आकर अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, मैं अपनी एड़ियों पर घुमा और उसके पेट में लात मार दी। आह! वह आदमी अचानक हुए हमले से अचंभित रह गया और हवा में उछलकर जमीन पर लुढ़क गया। आखिरकार मेरी लात में जादुई शक्ति समाहित थी। फिर मिलेंगे। फिर मैंने घटनाक्रम से हैरान रह गए बाकी 3 बदमाशों को हाथ हिलाकर इशारा किया और भाग गया। मैंने उस आदमी को सिर्फ इसलिए हराया क्योंकि मैंने कुछ अप्रत्याशित किया था, लेकिन मुझे शक है कि अगर वे तीनों एक साथ मुझसे लड़ते तो मैं जीत पाता। यह तो बस अनुभव की बात थी। मुझे अपने पीछे से गालियों और अपशब्दों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने उन्हें अनसुनाकर अगली मंजिल की ओर दौड़ लगाई। रास्ते में मुझे कई समूह राक्षसों से लड़ते हुए मिले। शुक्र है कि वे मेरा रास्ता साफ करने के लिए वहां मौजूद थे। क्या यह मेरे फाल्कोना वंश के कारण था? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूं। इसका कारण मेरी नई सिक्स पैक बॉडी भी हो सकती है। तीसरी मंजिल। हाँ, मैं दौड़ते हुए वहां तक और मुझे 2 घंटे लग गए। मुझे कुछ ऐसे राक्षस मिले जिनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, लेकिन मैं भागने में कामयाब रहा। हालांकि संभवतः उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया क्योंकि वे केवल प्राकृतिक जानवर थे। मैं दूसरी मंजिल पर रुक सकता था, लेकिन मैं उन लोगों से दोबारा नहीं मिलना चाहता था। उनसे निपटना बहुत झंझट भरा होता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेरी सांसें रुक गईं। मेरे पीछे कुछ था और मुझे अब तक इसका एहसास भी नहीं हुआ था। मैंने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और अपना मुंह खोला। फाल्करोना ब्लड लाइन, प्रथम विंग। उस क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में एक छोटी सी चिंगारी उठी हो और मेरे सारे विचार तेजी से आगे बढ़ने लगे। बिना इंतजार किए मैं जमीन पर लौटने लगा। बूम! कांटों ने नुकीली कीलों की तरह मेरे शरीर के कई हिस्सों को काट दिया। चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं घायल हो गया था। मैंने ऊपर देखा और अपराधी को देखा। स्कैनर, क्लिक करें। एनिग्मा स्कैनर ने उस राक्षस को स्कैन किया। टिल हेजहॉग, रैंक हाइब्रिड माना बीस्ट, कमजोर हिस्सा पेट, टिल वह एक हेजहॉग था जिसकी लंबाई लगभग मेरी ही थी, यानी 1 मीटर 76 इंच। फिर भी हेजहॉग, यह इंसान की तरह क्यों खड़ा था? वह क्या था? मैंने अपना सिर हिलाया और अपने प्रतिद्वंदी पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने फाल्कोना ब्लड लाइन एबिलिटी के पहले विंग का इस्तेमाल किया। इसकी बदौलत मैं पहले से कहीं ज्यादा तेजी से सोच पा रहा था। हाँ, यह एक जादुई शक्ति थी। हेजहॉग ने मेरा इंतजार नहीं किया और मुझ पर झपट्टा मार दिया। मेरी तीव्र सोच के कारण मैंने पहले ही प्रतिक्रिया दी और एक तरफ हट गया। बम! जिस जमीन पर हेजहॉग उतरा वह कांटों से भरी हुई थी। धतेरे की! यह खतरनाक है। मैं आसानी से मर सकता था। मुझे धीरे-धीरे समझ आने लगा कि यह वो खेल नहीं था जो मैं अपने सोफे पर बैठकर खेल रहा था। इस बार यह असल जिंदगी थी। मेरे हाथ में कोई नियंत्रक नहीं था। मैं खुद लड़ रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हेजहॉग गुर्राया और अपने पंजे घुमाए। क्लैंग! मैंने तलवार घुमाकर जवाब दिया। हम बराबर थे नहीं। मुझे फायदा था। मैं स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था। मैंने और अधिक ताकत लगाई और एक कदम आगे बढ़ाया। हेजहॉग ने अपने खाली हाथ से मेरी तलवार को रोका, लेकिन मैं बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ता रहा। यह स्पष्ट था, मैंने खुद को बहुत कम आंका था। शायद मैं उन चारों से निपट सकता था, लेकिन अपनी पहली लड़ाई में सावधानी बरतना बेहतर होता है। मैंने अपने बाएं हाथ को माना शक्ति से ढककर हेजहॉग को मुक्का मारा। स्की! उसने अपना संतुलन खो दिया और मैंने अपनी तलवार उसके पेट पर घुमा दी। स्पुर्जे! खून छलक उठा और हेजहॉग दर्द से चीख उठा। उसकी चीख मुझे थोड़ी परेशान कर रही थी, लेकिन मैं जल्दी ही उसे अभ्यस्त हो गया। मैंने तलवार को लहराकर ब्लेड पर चिपके ताजा खून को साफ किया और पीछे मुड़ गया। वहां 4 और हेजहॉग मौजूद थे। मैंने उत्साह और भय के मिले जुले भाव से मुस्कुरा दिया। अगर मैं इससे बच गया तो आखिरकार मैं इस खतरनाक दुनिया पर अपना नियंत्रण हासिल कर पाऊंगा। डॉट। इसके बाद जो कुछ हुआ वह बहुत तेजी से हुआ। अपनी तीव्र सोच के बल पर मैंने हेजहॉग्स के हमलों से आसानी से बचते हुए उनमें से प्रत्येक को घातक प्रहार से मार गिराया। यह इतना आसान था कि मैं स्वयं आश्चर्यचकित रह गया। मेरी सांसें थोड़ी उखड़ रही थीं, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं पहली बार इस तरह की जानलेवा लड़ाई लड़ रहा था। आखिर किसी भी क्षण मेरी मौत हो सकती थी। बधाई हो, नया पद प्राप्त हुआ। नौसिखिए से नौसिखिए मास्टर तक। मैंने व्यंग्यात्मक शीर्षक को नजरअंदाज कर दिया और पुरस्कार प्राप्त करें पर क्लिक किया। लाइफ स्टोन आपको तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट कर देगा। 3 शेष। यह पढ़कर मुझे बहुत हैरानी हुई। यह एक जादुई हथियार था। मतलब मैं इसकी मदद से किसी भी जानलेवा खतरे से भाग सकता था, चाहे मेरा सामना किसी रहस्यमयी राक्षस से ही क्यों न हो जाए। गेम में भी ऐसी चीजें मौजूद थीं, लेकिन पूरे गेम में मैं केवल 3 ही चीजें हासिल कर पाया और वह भी सिर्फ किस्मत से। तुम्हारा मालिक काफी उदार है, जाविस। मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। वैसे मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? मैंने अपनी सारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया और यह एक गलत निर्णय था।
Incoming voice call from +9180. मैं बुरी तरह से सिर के बल एक झाड़ी पर गिर पड़ा। लानत है, मैंने गुस्से में आकर गालियां दी। मैंने अपनी जिंदगी का एक मौका इतनी बेवकूफी से गंवा दिया। जाविस, तुम मुझे बता सकते थे, तुमने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। हाँ, ये मेरी ही गलती है। मैंने पलटवार किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ और मैं जम गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी किताब पसंद आई है, तो इसे अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें और पावर स्टोन्स के माध्यम से मेरा समर्थन करें। मेरी उपन्यास के बारे में अपनी राय समीक्षा लिखकर जरूर बताएं। मैं खेल का खलनायक हूँ। C18 अद्वितीय चुनौती। 5 अंगरक्षक मुझे संदेह की नजरों से देख रहे थे और उनके पीछे 4 किशोर उम्र के लोग मुझ पर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन मेरे इस तरह जम जाने का कारण यह नहीं था। उन 4 किशोरों में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। मैं उसे किसी और से बिल्कुल अलग नहीं समझ सकता था। गहरे हरे बाल और नारंगी आंखें। डिंग। छिपी हुई नायिका। मिरांडा स्टोंगिला, धतेरे की। यह सचमुच वही है। मिरांडा स्टोंगिला पहले गेम की छिपी हुई नायिका थी। रॉयल ईडन अकादमी में दूसरे वर्ष की छात्रा, यानी आप कह सकते हैं कि वह मेरी सीनियर थी। लेकिन इससे भी बढ़कर मिरांडा एडवर्ड की बचपन की दोस्त थी। उनके पिता बहुत करीबी थे, इसलिए वे भी एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला। एडवर्ड की मां के निधन के बाद उसने मिरांडा से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसके साथ अजनबी जैसा व्यवहार करने लगा। हालांकि एडवर्ड के इस नए बुरे रवैये के बावजूद मिरांडा ने उसे उम्मीद नहीं छोड़ी। वह उसे बात करती रही और 10 साल की उम्र तक उसे सुधारने की कोशिश करती रही। 10 साल की उम्र में एडवर्ड ने जन्मदिन के उपहार के रूप में मिरांडा का शरीर मांगा था। मुझे पता है, यह पढ़कर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मतलब वो बच्चा कौन था? उस दिन मिरांडा का एडवर्ड के प्रति सारा सम्मान और थोड़ी बहुत चिंता भी खत्म हो गई। उसने जन्मदिन का केक एडवर्ड के चेहरे पर फेंक दिया और रोते हुए फाल्कोना हवेली से चली गई। अधिक महत्वपूर्ण बात, अरोरा सेलेस्टा, जो सेलेस्टा साम्राज्य की राजसी राजकुमारी थी, से पहले मिरांडा स्टोंगिला एडवर्ड की मंगेतर बनने वाली थी। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद उनके दोनों पिताओं ने अनिच्छा से उस विचार को त्यागने का फैसला किया। आप कौन हैं? एक गार्ड ने पूछा। वह धीरे-धीरे मेरी ओर बढ़ा। मेरे पास मत आना। मैंने अनजाने में ही एक भयावह लहजे में बात की। मैंने बिल्कुल एडवर्ड की तरह ही बात की है। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मिरांडा को देखा था? मेरे शरीर ने स्वतः ही प्रतिक्रिया दी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। और इसका असर हुआ। गार्ड को पसीना आ रहा था। खुद को संभालो। वह तो बस एक बच्चा है। एक अन्य गार्ड ने अपने साथी को फटकारा और मेरी ओर देखा। आप कौन हैं? उसने धमकी भरे लहजे में पूछा। एक खोजी, मैंने स्पष्ट लहजे में कहा, जो उसे पसंद नहीं आया। आप, इंतजार। एक आवाज ने गार्ड को रोक दिया और वह कोई और नहीं बल्कि मिरांडा थी। उसे देखकर मेरी सांस अटक गई। उन्हें स्क्रीन पर देखना और असल जिंदगी में देखना वाकई दो अलग-अलग बातें थीं। मिरांडा आगे बढ़ी। मायरा। एक लड़की, शायद उसकी दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मिरांडा ने अपने दोस्तों और अपने गार्डों को भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। थोड़ी देर बाद वह सिर से पैर तक मेरी ओर देखने लगी। वह एक डेल्वर है। मैंने उसे गिल्ड में देखा था। क्या तुमने उसे देखा? एक गुस्से में दिख रहे किशोर ने दोबारा यह सुनिश्चित करने के लिए पूछा। हाँ, मैंने उसे देखा था। वास्तव में? मैं उलझन में था। मैंने उसे देखा नहीं था। मैंने उसे देखा था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आपने मुझसे पूछा ही नहीं। इसका कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ कैसे पहुंचे? मिरांडा ने मुझसे पूछा। मैं उसे यह नहीं बता सका कि मुझे एक लाइफ स्टोन मिला है क्योंकि मैंने अपने सिस्टम से एक उपाधि अर्जित की थी। मैं कोई प्रणाली नहीं हूँ। मुझे भी नहीं पता। मैंने बड़ी चतुराई से झूठ बोला। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मिरांडा की नारंगी आंखों ने मुझे चारों ओर देखा। मास्क पहने होने के बावजूद भी मुझे उसकी खूबसूरत और अनोखी आंखों को देखना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने देखा। अंत में मिरांडा वहां से चली गई और अपने दोस्तों के पास पहुंच गई। यह थका देने वाला था। मैंने पीछे मुड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन डिंग। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट विस्मयादिबोधक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अद्वितीय चुनौती। छिपी हुई नायिका मिरांडा स्टोंगिला से स्नेह अर्जित करें। इनाम, एडवर्ड फाल्क्रोन की यादें। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्क्रीन पर जो कुछ प्रदर्शित हुआ उसे देखकर मैं दंग रह गया। खोज को छोड़ दे तो इनाम के तौर पर यादें मिली। जाविस, यह सच है। अगर आप यह मिशन पूरा करते हैं तो आपको एडवर्ड की यादें मिल जाएंगी। क्या ये कैसे संभव है? जो कुछ हो रहा था उसे देखकर मैं अविश्वास से जम गया। एडवर्ड फाल्क्रोन की यादें। मुझे अपने अस्तित्व को मिटाए जाने से इनकार कर देना चाहिए, लेकिन जाविस, हाँ, अगर यह ऐसा प्रस्ताव दे रहा है तो इससे मुझे भी कुछ फायदा जरूर होगा, है ना? हाँ, एडवर्ड की यादों को पुनः प्राप्त करने से आपकी क्षमता असीमित हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? मुझे उसकी अजीबोगरीब शब्दावली से उलझन हो गई थी। एडवर्ड की ताकत उसे एंटे ईडन द्वारा उसकी क्षमता का खुलासा किए जाने के बाद ही मिली, उससे पहले नहीं। मुझे नहीं पता। मैं केवल वही कह सकता हूँ जो मुझे पता है। आपका मतलब है कि वह व्यक्ति आपको क्या जानने की अनुमति देता है? मैंने उसकी बात काट दी। हाँ, आश्चर्यजनक रूप से जाविस ने बिना किसी कठिनाई के सिर हिलाया। आखिरकार संदेह करने की कोई बात ही नहीं थी। क्या जाविस उस व्यक्ति के लिए मुझसे संवाद करने या मुझसे जानकारी प्राप्त करने का महज एक माध्यम था? मुझे नहीं पता। अंतिम प्रश्न। मुझे यह जानना जरूरी था इससे पहले कि मैं ऐसा निर्णय लूं जो मेरे भविष्य और अस्तित्व का फैसला करेगा। विलय पूरा होने के बाद सबसे अधिक प्रभाव किसका होगा? मेरा या एडवर्ड का? यह जानना जरूरी था। न केवल मेरे लिए बल्कि बिना किसी अतिशयोक्ति के इस पूरी दुनिया के लिए भी। मुझे यथासंभव सबसे गंभीर और सच्चा जवाब चाहिए था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जाविस, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। क्या? जाविस, यह महत्वपूर्ण है। क्या तुम्हें पता है या नहीं? मैंने थोड़ा चिढ़कर दोबारा पूछा। ऐसा लगा जैसे उसे जवाब पता था, लेकिन वह जवाब देना नहीं चाहता था। क्या आप स्वयं को खो देंगे यदि आप किसी अन्य आप में विलीन हो जाए? उद्धरण डॉट 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 उद्धरण। उसके जवाब पर मेरी माथे की नसें तन गईं। उसकी बात समझना मुश्किल नहीं था। बिल्कुल वैसा ही। वह मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। एफेरा ने भी मुझसे कुछ ऐसी ही बात कही थी। अब मेरा मजाक करने का मूड नहीं है। जाविस, मुझे जवाब दो। इस बार मैंने गुस्से में दोबारा पूछा। मुझे उस आदमी से अपनी तुलना करवाना पसंद नहीं था। वैसे भी किसे पसंद होगा? मैं हत्यारा नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। कोई मनोरोगी नहीं जो शहरों को अंधाधुंध तबाह कर रहा हो। अगर सोने से पहले 1 किलो वजन तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। आरबीएनएल के शेयर मूल्य का एआई विश्लेषण 98.6% सटीकता के साथ। तो क्यों? सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने वह गेम खेला था, इसलिए मुझे एडवर्ड के बारे में काफी कुछ पता है। तो उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया है। जाविस ने इतना कहा और बोलना बंद कर दिया। तो क्या हुआ? चूंकि मैं एडवर्ड से मिलता जुलता हूं, इसलिए मैं खुद को नहीं कहूंगा। क्या मुझे उस अपमान के लिए खुशी मनानी चाहिए या तुम्हें कोसना चाहिए? मैंने अपनी जीभ से एक आवाज निकाली और चुनौती को फिर से देखा। छिपी हुई नायिका मिरांडा स्टोंगिला से स्नेह अर्जित करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वो कुतिया, वह मुझसे क्या चाहता है? वह मुझे ऐसी चुनौती क्यों दे रहा है जो मुख्य नायक को मिलनी चाहिए? वह मुझसे एडवर्ड की यादें क्यों लेना चाहता है? यह तो स्पष्ट था। वह आदमी किसी कारणवश एडवर्ड की यादें मुझसे हासिल करवाना चाहता था, वरना वह जाविस को जानकारी नहीं देता। तो फिर उसका मकसद क्या था? कम से कम मुझे यह तो बता दो कि क्या वह मेरे पक्ष में है। मैंने सकारात्मक उत्तर की उम्मीद में अंतिम प्रश्न पूछा। वह आपके पक्ष में नहीं है। फुक। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। और वो आपका दुश्मन भी नहीं है। वह मेरा दुश्मन नहीं है।
तो फिर उसने मुझे क्यों मारा? एडवर्ड, मेरा उससे और तुम्हारी वर्तमान स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। हाँ, ठीक है। मैंने जाविस पर अपना गुस्सा निकालना बंद कर दिया और मुड़ गया। मैंने अब अपना फैसला कर लिया था। मुझे बस कुछ स्नेह अंक हासिल करने हैं ताकि मुझे उसे बहकाने की जरूरत ना पड़े। वैसे भी आप नहीं कर सकते। ग्रेटर दैन सामान की देवी मुझे नीचे खींचने के लिए वापस आ गई है। तुम्हारे अपमान का मुझ पर अब कोई असर नहीं पड़ता। आखिर मैं एक देवी हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अंक हासिल करने में मदद करूंगी। ग्रेटर दैन, क्लीना ने गर्व और घमंड भरे लहजे में कहा। यह मेरे लिए सम्मान की बात है, सामान की देवी। तो पहले उनका पीछा करने का कोई बहाना ढूंढो। ग्रेटर दैन, ठीक है, सामान की देवी। बस, ग्रेटर दैन, पूर्ण विराम। समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी किताब पसंद आई है तो इसे अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें और पावर स्टोन्स के माध्यम से मेरा समर्थन करें। मेरी उपन्यास के बारे में अपनी राय समीक्षा लिखकर जरूर बताएं। मैं खेल का खलनायक हूँ। C19 मिरांडा को बहकाना। अब मैं उस गंभीर स्वभाव वाली लड़की से स्नेह अंक कैसे प्राप्त करूं? नहीं, पहले मुझे उनका अनुसरण कैसे करना चाहिए। बस उसे बता दो कि तुम उसे चाहते हो। एडवर्ड ने खेल में कुछ ऐसा ही कहा था और उसने उसे पीट कर मौत के कगार पर पहुंचा दिया था। यह तो खेल का हिस्सा है। अब और नहीं, ग्रेटर दैन। ओह हाँ, मैंने क्लीना को पहले ही बता दिया था कि हम एक गेम वर्ल्ड में हैं और मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि उसे जरा भी परवाह नहीं थी। खैर, यह भी संभव था कि उसने मेरी बात पर विश्वास न किया हो और उसे बकवास समझकर खारिज कर दिया हो। यह बिल्कुल वही बात है। आज की मिरांडा एडवर्ड से नफरत करती है। अकादमी में एडवर्ड के साथ मिरांडा की मुलाकातों की यादें मेरे दिमाग में उमड़ आई और इससे मुझे उससे बात करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। अच्छी बात सिर्फ यह थी कि मैंने अपना चेहरा छिपा रखा था, इसलिए वह मुझे पहचान नहीं पाएगी। जाओ, कितना काया आदमी है। ग्रेटर दैन, चुप रहो। मैं जा रहा हूँ। मैंने क्लीना को कोसते हुए उनकी ओर कदम बढ़ाया। धिक्कार है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर उसे पता चल जाता कि नकाब के पीछे एडवर्ड है तो मैं सोच भी नहीं सकती कि वह क्या करेगी, क्योंकि मैं उससे अपना बचाव नहीं कर सकती थी। वह अकादमी की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा थी और मुझे आसानी से हरा सकती थी। मुझे खांसी आई और इससे अलाव के चारों ओर बैठे लोगों का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हुआ। मिरांडा की दोस्त मानी जाने वाली वह गुस्सैल किशोरी खड़ी हो गई और मुझे घूरने लगी। मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है और वो कमीनी पहले से ही गुस्सा हो गई है। मैंने उस आदमी को नजरअंदाज किया और मिरांडा की ओर मुड़ गई। मुझे पूरा यकीन है कि वो गुस्से में भरा आदमी पहले से भी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि मुझे उसकी जानलेवा मंशा महसूस हो रही थी। ये क्या हो रहा है? क्या वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया था? कोई प्रॉब्लम है क्या? मिरांडा ने तटस्थ स्वर में पूछा। आदमी, इससे खेल की यादें ताजा हो जाती हैं। जब मैं नायक के साथ मिलकर उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था, तब भी वह इसी तरह बोल रही थी। मैं फिर से दोहराता हूँ, मिरांडा स्टोंगला पहले गेम की छिपी हुई नायिका है। अगर मैंने गेम नहीं खेला होता तो मुझे यह पता नहीं चलता। गेम में उसका रास्ता खोलना भी बेहद मुश्किल है। आपको एक विशिष्ट विकल्प चुनना था और कुछ विशिष्ट स्थानों पर जाना था, जिसके बाद आप संयोगवश मिरांडा को एडवर्ड कोमा में भेजने की तैयारी करते हुए देख लेते। मिरांडा द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, इसलिए प्रथम वर्ष के मुख्य पात्र से कोई संवाद स्थापित करना कठिन था। वैसे भी उसका रास्ता खोलकर भी उसे अपने प्यार में पड़ने की संभावना सिर्फ 5% ही है। क्या तुमने बेकार की बातें याद करना खत्म कर लिया? वह इंतजार कर रही है। यह बेकार नहीं है, बेकार देवी। मैंने सोच समझकर शब्दों का चयन किया और बोला। जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ गलती से आ गया। क्या मैं जान सकता हूँ कि यह कौन सी मंजिल है? 25वां, मिरांडा ने जवाब दिया और अपनी तीखी नारंगी आंखों से मुझे घूरती रही। लानत है, वह सचमुच बेहद खूबसूरत थी। आसानी से अरोरा को टक्कर दे सकती थी। बुरा नहीं है, लेकिन मैं बेहतर हूँ चू। मैं देखता हूँ आपको, धन्यवाद। मैंने कहा और विचारों में डूबते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। जैसा कि उम्मीद थी, मिरांडा समझ गई कि मुझे किसी बात से परेशानी है, इसलिए उसने दोबारा बात की। तब मैं हकलाने लगा, दुविधा महसूस कर रहा था। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? क्या? गुस्से में भरे उस किशोर ने लकड़ी की बेंच से उठकर फिर से मेरी तरफ घूरकर देखा। मैंने उसे बुरी तरह पीटने की इच्छा को दबा लिया और आगे बढ़ गया। जैसा कि आपने मुझे गिल्ड में पंजीकरण कराते हुए देखा है, मैं नौसिखिया हूँ और अभी शुरुआत कर रहा हूँ। मैं तीसरी मंजिल पर कमजोर राक्षसों से लड़ रहा था जब मुझे यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया गया। 4 किशोरों और उनके अंगरक्षकों का समूह एकदम शांत हो गया। वे सभी मिरांडा के जवाब का इंतजार कर रहे थे। हे मायरा, मुझे उस पर तरस आता है। धन्यवाद, उस लड़की को जिसका नाम मैं नहीं जानती। मैंने मन ही मन मुस्कुरा दिया। हालांकि उसने फुसफुसाकर कहा, फिर भी मैं सुन पाया। यह मेरी फाल्कोना वंश की वजह से ही होगा। सही, मिरांडा ने सिर हिलाया। लेकिन हम आपकी बजाय अपने समूह को प्राथमिकता देंगे। अगर आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है तो हम इसे स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल महोदया। मैंने बेशर्मी से अपना सिर नीचे झुकाया और मास्क के नीचे खुलकर मुस्कुराया। तो पहले आप अपना वो अजीब सा मुखौटा क्यों नहीं हटा लेते? मेरी मुस्कान गायब हो गई। फिर वही चिड़चिड़ी आवाज थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, कमीने? मेरा चेहरा, जो धनुष झुकाए रहने के कारण नीचे की ओर था, पसीने से भीगने लगा। अरे डायलन, तुम उसके प्रति बहुत कठोर हो रहे हो। उसका दोस्त, जो निश्चित रूप से अधिक अनुशासित था, ने मेरा बचाव किया। चुप रहो थियो, वह अपहरणकर्ता हो सकता है। क्या तुम भूल गए कि मोटा एडवर्ड गायब हो गया है? हमें सावधान रहना चाहिए। वो मोटा कौन है? पफ, ग्रेटर दैन। चलो हम फिर से चलते हैं। लानत है, मुझे उस कमीने का मुंह हमेशा के लिए बंद करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कोई बात नहीं डायलन। मिरांडा, मैं जानता था आप एक अच्छी लड़की हो। मुझे तुम्हें पलटकर अपमानित नहीं करना चाहिए था। वह हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता, वह बहुत कमजोर है। मिरांडा ने मेरे सारे विचार कुचल दिए और चली गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आहा, मुझे समझ आ गया। आप सही हैं। डायलन जोर से हंस पड़ा और मिरांडा के पीछे पीछे चला गया। लड़की और दूसरे लड़के ने मुझे माफी भरी नजरों से देखा और फिर अपने साथियों के साथ शामिल हो गए। क्लीना, हंसने की हिम्मत मत करना, अहंकारी। मेरा चुना हुआ व्यक्ति कमजोर नहीं है। ग्रेटर दैन, वाह। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह मेरे लिए गुस्सा हुई, लेकिन तुम्हें तो मैंने ही चुना था ना। हाँ, वह मिरांडा की बातों से नाराज थी, न कि मेरे लिए गुस्सा। मेरी कमजोरी का कारण तुम हो। तुम आज भी उतने ही बेकार हो जितने 2 हफ्ते पहले थे। मैंने यह बात बिल्कुल स्वाभाविक रूप से कही। मैं ही था जिसने तुम्हें जिंदा रखा। ग्रेटर दैन, वाह, वह सही कह रही है। तुम किसी काम के नहीं हो। मैंने अपना सिर हिलाया और चर्चा से भाग गया क्योंकि मुझे मिरांडा से स्नेह प्राप्त करने का कोई तरीका ढूंढना था। मैंने तुरंत एक योजना बनाई। मैंने उन चारों लोगों को खाते हुए ऐसे देखा जैसे मैं भूख से मर रहा हूँ। कोई तो मेरी तरफ ध्यान दे। आप कुछ खाने के लिए चाहते हैं? मैंने जो सुना उसके अनुसार उस लड़की का नाम लिया था। उसने अचानक मुझसे पूछा। हाँ, वह निस्संदेह समूह में सबसे दयालु थी। उसके बाद उसके बगल में बैठी शांत किशोरी का नंबर आता था। आमतौर पर मैं मना कर देता क्योंकि मैं अजनबियों के समूह में दखल नहीं देना चाहता। आखिर कौन चाहेगा? लेकिन अभी मुझे चुनौती जीतने के लिए ऐसा करना ही पड़ा। क्या मैंने बाकी सदस्यों पर एक नजर डाली। थियो नाम के लड़के ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो गुस्सैल बदमाश। डायलन ने दांत पीसे और मिरांडा ने बस सिर हिलाया। मैंने राहत की सांस ली और लिया द्वारा दिए गए कटोरे और चम्मच को ले लिया। अपने कटोरे में दलिया भरकर मैं मिरांडा से थोड़ी दूर लेकिन फिर भी उसके करीब बैठ गई। मैंने एक चम्मच दलिया लिया और उसे खा लिया। बहुत खूब, यह बहुत स्वादिष्ट था। मुझे असली खाना खाए कितना समय हो गया है। यह सचमुच क्लीना की ऊर्जा को अवशोषित करके जीने से बेहतर था। आरबीएनएल के शेयर मूल्य का एआई विश्लेषण 98.6% सटीकता के साथ। पुरुष शक्ति दिन में 10 घंटे तक। इस ट्रिक को कम ही लोग जानते हैं। अब मुझे जो करना है उसे मत भूलिए।
यह बात मेरे दिमाग में काफी समय से घूम रही है, लेकिन मैंने बोलना शुरू किया और उन सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने मिरांडा की ओर देखते हुए कहा, हाँ, पहले अनजान होने का नाटक करना एक अच्छी शुरुआत है। आप उसे नहीं जानते। वह एक सम्राट की प्यारी बेटी है, मिरांडा स्टोंगिला। लिया ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। लिया के अतिरंजित लहजे से मिरांडा शर्मिंदा हो गई। ओह, तो क्या इस समय उस लड़की को शर्मिंदा होना पड़ सकता है? गेम में मुख्य किरदार के प्रति कई बार दीवानगी दिखाने के बाद ही मुझे उसकी कुछ प्यारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। मैं उसे पाने के लिए इतनी दीवानी हो गई थी कि मुझे सिम्प मास्टर का दुर्लभ खिताब मिल गया। एक मोमोनाक, मैं पूरी तरह से स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। देवियों और सज्जनों, कृपया मुझे ऑस्कर दीजिए। मैं खुद अपने अभिनय कौशल से हैरान था। सभी लोग इसके दीवाने हो गए। औसत दर्जे का प्रदर्शन, ग्रेटर दैन, इतना खराब भी नहीं। क्लीना और जाविस की बातों पर मेरे चेहरे पर एक अजीब सी झंझनाहट सी हुई। क्या वे लोग सचमुच मेरे पक्ष में थे? हाँ, अगर आप उसे नहीं जानते तो आप फाल्क्रोना की राजधानी से नहीं होंगे। थियो ने पूछा। वह सही था। फाल्क्रोना की राजधानी में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो मिरांडा स्टोंगिला को न जानता हो। वह ड्यूक के बेटे एडवर्ड फाल्क्रोना जितनी ही मशहूर थी। संयोग से बाहर के लोग भी उसे जानते थे। सेलेस्टा साम्राज्य में हर जगह विशाल स्क्रीन लगी थी जिन पर दुनिया भर की खबरें दिखाई जाती थीं और मिरांडा अन्य मुख्य पात्रों के साथ खबरों में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले लोगों में से एक थी। एडवर्ड को भी कई बार दिखाया गया, लेकिन किसी अच्छी खबर के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ घोटालों के लिए। हाँ, बिल्कुल, मैं वहां से थोड़ी दूर एक कस्बे से हूं जो फाल्क्रोना शहर जितना विकसित नहीं है। मैंने बहाने के तौर पर एक मनगढ़ंत झूठ बोला और मिरांडा की ओर मुड़ गया। मेरी बदतमीजी के लिए क्षमा चाहता हूं, लेडी स्टोंगिला। वह एक उच्च पदस्थ कुलीन महिला थी, इसलिए आम लोगों के बीच उनके जैसी कुलीन महिलाओं से सम्मानपूर्वक बात करने का एक अलिखित नियम था। नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई स्टार नहीं हूं, लेकिन आप हैं, तो आप सभी उच्च पदस्थ कुलीन होंगे। हाँ, इसलिए हमसे अनौपचारिक तरीके से बात करने की हिम्मत मत करना। मेरे सवाल पर डायलन ने धमकी भरे लहजे में अपनी आवाज ऊंची कर दी। डायलन ने बस एक सवाल पूछा था। मिरांडा ने आह भरी। हाँ, डायलन ने वापस बैठने से पहले मुझे एक और घूर कर देखा। जाविस, मुझे याद दिलाना कि एक दिन मैं उसकी जमकर पिटाई करूं। उसकी नकल करें। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा उपन्यास पसंद आया हो तो पॉवरस्टोन देकर मेरा समर्थन करें और अपनी राय देने के लिए मेरी किताब की समीक्षा करें। धन्यवाद। मैं खेल का खलनायक हूं। C20 मिरांडा को बहका रहा है। 2 लेडी स्टोंगिला, आपकी हैसियत के हिसाब से तो आप प्रतिष्ठित रॉयल ईडन अकादमी में ही होंगी। मैंने जिज्ञासावश पूछा। मुझे बस उसकी लोकप्रियता को थोड़ा बढ़ाना था, फिर चाहे संख्या कितनी भी हो, स्नेह छीन लेने थे। हाँ, दूसरे वर्ष में। वाह, मैं समझ गया। अगर मैं पूछ सकता हूं तो क्या आप अपनी पदोन्नति में उच्च पद पर हैं? यकीन मानिए, वह बहुत ऊंचे पद पर है। ली भी बातचीत में शामिल हो गई। मायरा दूसरे वर्ष के शीर्ष 3 छात्रों में शामिल है। उसने ऐसे कहा मानो यह उसकी अपनी उपलब्धि हो। अद्भुत, मैं एक दिन इस अकादमी में शामिल होना चाहूंगा। मैंने हताश स्वर में कहा, जिससे निस्संदेह वह थोड़ी सतर्क हो जाएगी। शायद। ओह मायरा, तुम अपने पिता से क्यों नहीं पूछती? मिरांडा और मैंने एक ही समय पर अचंभित होकर एक आवाज निकाली। यह योजना में नहीं था। मैंने तो बस यूं ही झूठ बोल दिया। मैं पहले से ही पंजीकृत था। लिया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसके अलावा वह एक अजनबी है। हाँ, वो सही कह रही है। लिया, बकवास मत करो। डायलन ने अप्रत्यक्ष रूप से इस समस्या से निकलने में मेरी मदद की। अफसोस की बात है ना? आपका नाम क्या है? हमने तो अभी तक पूछा भी नहीं है। लिया ने हंसते हुए पूछा। मैंने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड तक सोचा। नाइरेल, बल्कि यह एक अनोखा नाम है। हाँ, मैंने ऐसा नाम पहली बार सुना है। थियो ने लिया की बात से सहमति जताई। फिर भी लेडी स्टोंगिला, आप बहुत प्रतिभाशाली होंगी। आपके पिता भले ही सम्राट हों, लेकिन आपने जो कुछ भी हासिल किया है वह आपका ही है। मैं व्यक्तिगत रूप से इतना दबाव कभी सहन नहीं कर सकती। सम्राट की संतान होने के कुछ फायदे तो होते ही हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं शायद। मैंने मिरांडा से अच्छी प्रतिक्रिया पाने के लिए अपना लंबा भाषण समाप्त किया। मिरांडा स्टोंगिला, हालांकि उसने कभी यह दिखाया नहीं, लेकिन उसे अपने पिता से तुलना किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे अपने पिता की प्रतिभा विरासत में मिली है। कितने लोगों ने यही बात कही? केवल वही जानती है कि एक सम्राट की पुत्री बनने और मजबूत होने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी। बेशक वह प्रतिभाशाली थी, लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसने अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इसलिए जब लोग उसकी तरक्की का श्रेय उसके पिता के जीन या किसी और बात को देते थे तो उसे बहुत बुरा लगता था। केवल 2 लोगों ने ही कुछ ऐसा कहा जो मैंने अभी कहा। पहला व्यक्ति एडवर्ड फाल्क्रोन था, जब वह अपनी मां की मृत्यु से पहले छोटा था। वह मिरांडा के बहुत करीब था, इसलिए वह उसकी भावनाओं को कुछ हद तक समझता था। और दूसरा किरदार कहानी के बाद के चरण में सामने आया। वह कोई और नहीं बल्कि मुख्य पात्र जेडन रेना था। मिरांडा के साथ उसका रिश्ता इन्हीं शब्दों से शुरू हुआ, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले एडवर्ड के साथ हुआ था। मैंने ऊपर देखा तो मिरांडा मुझे घूर रही थी। वह अपने सदमे और आश्चर्य को छिपा नहीं सकी। उसके होंठ थोड़े कांपे, लेकिन वह जल्द ही संभल गई। इंतजार, इसने काम किया। जाविस, क्या मुझे मिरांडा से स्नेह अंक मिले? मैंने उत्साह से पूछा। नहीं, जाविस ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वह आपसे अभी अभी मिली है। ग्रेटर दैन, फिर भी इससे उसे झटका लगना चाहिए था। हे थियो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह मायरा को बहकाने की कोशिश कर रहा है? मुझे पता है ना? आपको लगता है कि उसके पास कोई मौका है? अगर डायलन उसे पहले ही नहीं मार देता तो हाँ। मैंने लिया और थियो की फुसफुसाहट और डायलन की जानलेवा घूरती निगाहों को भी नजरअंदाज कर दिया, इससे पहले कि मैं उन अंकों को हासिल करने के लिए कुछ सोचने में अपना दिमाग खपाऊं। बेवकूफों की तरह बर्ताव करते रहो, इससे तुम्हें कुछ हासिल जरूर होगा। ग्रेटर दैन, मुझे उसे यह शब्द कभी नहीं सिखाना चाहिए था, लेकिन वह सही थी। मुझे अपनी मर्दानगी को त्यागना ही होगा। वैसे भी मैंने नकाब तो पहना ही था। लेडी स्टोंगिला, जब मैंने उसे दोबारा फोन किया तो मुझे अब अंगरक्षकों की नाराज निगाहें भी अपनी ओर महसूस होने लगी। मैंने डायलन से बचने की कोशिश की और मुझे केवल लिया और थियो के मुस्कुराते हुए चेहरे ही दिखाई दिए। जहां तक की बात है, सौभाग्य से इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद मैं हथियार के चुनाव के तौर पर तलवार और धनुष के बीच दुविधा में हूं और धनुष के विशेषज्ञ के रूप में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं ताकि आप मेरी मदद कर सकें। अगर झूठ कोई व्यक्ति होता तो मैं निश्चित रूप से वही व्यक्ति होता, क्योंकि मुझे धनुषों की बिल्कुल परवाह नहीं है। धनुष चलाने वाले सभी लोग कायर हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो मेरी बेइज्जती कर सकते हैं धनुष के प्रेमियों, लेकिन मैं इस बारे में अपनी राय नहीं बदलूंगा। मिरांडा ने अपनी जांघों पर लगे धनुष को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। जाविस, क्या मुझे स्नेह अंक मिले? नहीं, तुम बहुत अधीर हो अमाइल। ग्रेटर दैन, हाँ, लेकिन वह मुस्कुराई। मैंने देखा, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुंवारा लड़का पहली लड़की की मुस्कुराहट को गलत समझ रहा हो। ग्रेटर दैन, मैंने इतनी नीच हरकत नहीं की है, निकम्मी देवी। क्लीना की बातों से मुझे दुख हुआ, लेकिन वह सही थी। धिक्कार है, उस चुनौती ने मुझे पागल कर दिया था। मैंने धनुष इसलिए चुना क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मैं इसके साथ खूबसूरत दिखती हूँ। धतेरे की, वह मैं था। दरअसल छोटे एडवर्ड की बात हो रही है। युवा एडवर्ड तुम्हारे वर्तमान रूप से कहीं अधिक आकर्षक प्रतीत होता है। ग्रेटर दैन, चले जाओ। लेकिन अब यह मेरा कारण नहीं है। एक पल के लिए मिरांडा का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। मैंने एहतियात के तौर पर अपना मास्क ठीक कर लिया। मैं जरूरतमंद लोगों की मदद और उन्हें बचाना चाहता हूँ। मैं खुद का क्लोन तो नहीं बना सकता, लेकिन कम से कम एक ही समय में कई लोगों की सहायता कर सकता हूँ। उसने बड़ी सावधानी से अपने धनुष को सहलाया। यह केवल धनुष से ही संभव है। अन्य हथियारों से यह तभी संभव हो सकता है जब आपके पास असाधारण गति हो।
हाँ, वह सचमुच उस खेल की नायिका थी। वह उस उपाधि की हकदार थी। उसके शब्दों में कोई झूठ नहीं था। मुझे पता है क्योंकि मैंने वह गेम खेला है। मिरांडा स्टॉम्बिला ऐसी ही एक महिला थी। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन धनुष चुनने के पीछे एक और वजह थी। मुख्य वजह, जाहिर है, वह मेरे जैसे अजनबी को यह बताने वाली नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैंने मिरांडा को घूर कर देखा। वह थोड़ी उदास मुस्कान के साथ अपने धनुष को सहला रही थी। उसकी नारंगी आंखों में कोई भाव नहीं दिख रहा था, लेकिन चूंकि मैंने उसका रूप खेला था, इसलिए मैं समझ सकता था कि वह क्या सोच रही होगी। ऐसे भाव होने के बावजूद भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। मिरांडा, वह पहले ही गेम में मरने वाली थी। नहीं, यह कहना बेहतर होगा कि खेल में उसके मरने की 95% संभावना थी। या तो वह युद्ध के दौरान मर जाएगी या उसके दुश्मनों द्वारा उसके साथ बेरहमी से बलात्कार किया जाएगा और फिर उसकी हत्या कर दी जाएगी। जब मैंने गेम खेला तो मैं उसे बचाने में कभी सफल नहीं हुआ। यह एक NC-17 रेटिंग वाला गेम था, इसलिए मुझे यह कहने की जरूरत नहीं थी कि मिरांडा को अमानवीय अत्याचारों से गुजरना पड़ेगा। मैंने एफेरा के साथ अपने असफल संबंधों को शुरू से अंत तक देखा। गेम इतना यथार्थवादी था, चाहे वो चीखें हों, तस्वीरें हों या वीडियो, की हमें दृश्य देखने में बहुत मुश्किल हो रही थी। एफेरा फूट-फूट कर रोने लगी और उसी की वजह से मैंने मिरांडा के लिए एक सुखद अंत की कोशिश की, लेकिन मैं कभी सफल नहीं हो पाई। सच कहूं तो यह बहुत मुश्किल था। जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ एक सती आकर्षण का खेल नहीं था, यह उससे कहीं अधिक था। जब मैं उसकी उदास मुस्कान देखती हूं, तो मेरा मन करता है कि मैं उसकी मदद कर दूं। एफेरा शायद बिना सोचे समझे ऐसा कर देगी, लेकिन कैसे? मुझे मिरांडा को झेलनी पड़ने वाली सारी परेशानियां याद आ गईं और उन्हें याद करके ही मैं कांप उठी। मैं निस्संदेह मर जाऊंगी। धोखेबाज नायक के शरीर में भी मैं उसे नहीं बचा सकी। तो फिर एडवर्ड के शरीर का क्या होगा? मुझे मिरांडा के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी से पहले आती है। मैं दोबारा मरने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मैं दोबारा मरना नहीं चाहता था। फिर भी उससे पहले मेरे पास समय है। प्रचारित सामग्री। यह प्रशंसकों के सट्टेबाजी के तरीके को बदल रहा है। जानिए यह इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है? अधिक 558, 140, 186। अगर सोने से पहले 1 किलो वजन, तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। अधिक 181, 45, 60। अभी शर्त लगाएं और पाएं 20,000 रुपए का कैशबैक। इसे पाने का तरीका यहाँ जानें। अधिक 748, 187, 249। क्या हाल है, नायरल? क्या मायरा की कहानी ने तुम्हें प्रभावित किया? लिया ने चुप्पी तोड़ी। आप तो बड़े दयालु हैं, है ना? उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। काश उसे पता होता कि मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त को बेरहमी से मरने देने की योजना बना रहा था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना, मायरा? मिरांडा ने मेरी तरफ देखा, मानो वह मेरे मुखौटे के पीछे मेरे भावों को समझने की कोशिश कर रही हो। मैं आपकी सहानुभूति की सराहना करता हूं, लेकिन कुछ भी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। मिरांडा ने तटस्थ स्वर में कहा, अत्यंत तटस्थ स्वर। वह अपनी भौहें सिकोड़ रही थी, मानो उसे कुछ समझने में कठिनाई हो रही हो। शायद उसे मेरा अजीब व्यवहार समझ में आया, जिसे उसने गलत समझा, क्योंकि मैं तो बस उसके भविष्य के लिए सहानुभूति जता रहा था। हम दोनों को कुछ ही मिनटों से जानते थे, इसलिए उसने हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर दी ताकि कोई भी अजीब बात न हो। अब भी कितनी सावधान लड़की है ना? वाह, आप तो दूसरों की भावनाओं को समझने में माहिर हैं। ग्रेटर दैन, मुझे कम मत समझो। मैंने मन ही मन चिढ़कर यह बात छुपा ली कि मिरांडा की जीवनी को मैंने दर्जनों बार पढ़ा था, इसलिए मुझे उसकी सोच की अच्छी समझ थी। उसने भले ही मेरे सामने एक दीवार खड़ी कर दी हो, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। लेडी स्टॉम्बी, पर्याप्त। इससे पहले कि मैं उससे पूछ पाती कि उसे हाल के गर्म मौसम के बारे में क्या लगता है, डायलन ने झल्लाकर जवाब दिया। अंततः उसकी सहनशक्ति की सीमा समाप्त हो गई। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम उसे परेशान कर रहे हो? दोबारा बोलने से पहले अपनी स्थिति का ध्यान रखो। शांत हो जाओ, डायलन। चुप रहो थियो। वो साफ तौर पर मिरांडा को बहका रहा है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? यह बेवकूफी भरी आवाज में ही निकाल रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। 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 उन सभी के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव थे। मुझे ये मत बताओ कि वे पूरे समय यही सोच रहे थे कि मैं उसके साथ संबंध बना रहा था। यह तो स्पष्ट है। ग्रेटर दैन, मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ। क्या? यह जानकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती? मुझे तो बस स्नेहान अर्जित करने थे। अब मैं उनका सामना कैसे करूंगी? यह बहुत शर्मनाक था। बूम। पूर्ण विराम। जल्द ही एक नया अध्याय आएगा। डॉट 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 डॉट।